अब जो टॉपिक हम स्टार्ट कर रहे हैं आज से वो है मध्य प्रदेश की ट्राइब्स, जनजातियां। ऑलमोस्ट हम इस टॉपिक को पहले भी पढ़ चुके हैं। तो ऐप के ऊपर जो पुराने वीडियो हैं वो सब वीडियो हटाए जाएंगे और उनके स्थान पर अप टू डेट नए तरीके से वीडियो अपलोड होंगे। टॉपिक बहुत इंटरेस्टिंग है। इसमें ऑलमोस्ट अगर हम एक एवरेज देखें तो जनजातीय समुदाय और जनजातीय संस्कृति से पीएससी के द्वारा लिए जाने वाले, चाहे वो वनडे एग्जाम हो चाहे वो पीएससी का एग्जाम हो, सभी में लगभग 10 से 15 क्वेश्चन आते हैं। क्योंकि जब हम एमपीजी के यूनिट 1 टू यूनिट 5 वाले सिलेबस पे जाते हैं, पूरी एक यूनिट ट्राइबल कल्चर की है। इसके अलावा यूनिट 1 एमपी की हिस्ट्री में भी ट्राइब को बराबर जगह दी गई, बराबर जगह दी गई, ये भी आप जानते होंगे, है ना। और अगर हम एमपीपीएससी में जाएं तो उसमें भी सेम है कि जब आप एमपी की यूनिट 2 पे जाते हैं, एमपी की हिस्ट्री, उसमें भी ट्राइब को जगह दी गई। मध्य प्रदेश के जनजातीय व्यक्तित्व नाम का एक टॉपिक है। और पूरी यूनिट 10 जो अगर कहा जाए जनजातियों से संबंधित है। तो आप कहानी पहले तो हम ये पूरा पढ़ेंगे, क्या कॉन्स्टिट्यूशनल प्रोविजन है, क्या हमने आज तक किया, मध्य प्रदेश के संदर्भ में क्या जनजातियां हैं, कैसे हैं। बहुत अच्छा टॉपिक है। और जो आज का लेक्चर है उससे एटलीस्ट कम से कम 2 क्वेश्चन, कम से कम 2 क्वेश्चन आपको एग्जाम में आएंगे। कम से कम बता रहा हूँ ना, ज्यादा तो 3 भी आ सकते हैं। तो पहले तो देखें भाई, जब हम स्वतंत्र हुए, देखो जनजातियों की बसाहट तो जमाने से, प्राचीन काल से जो है वो हमारे दुर्गम जो स्थान है, रिमोट एरिया हैं, वहाँ कुछ जातियां निवास कहती हैं, जिन्हें हम आदिवासी या जनजाति कहते हैं, जिनकी अपनी कला संस्कृति एक होती है और वो उसका संरक्षण कर रहे हैं। आज भी अगर पर्यावरण संरक्षण में अगर हम सबसे आगे किसी को रखें मनुष्यों में, तो जनजातियों को ही रखा जाएगा। क्योंकि आज भी वो प्रकृति को मानते हैं, उनकी गोत्र परंपरा, उनके देव, उनके टोटम, ठीक है, नृत्य संगीत कहीं ना कहीं प्रकृति से जुड़े हुए हैं। कोई भी, चाहे आप कोई नृत्य देख लो उसमें प्रकृति दिखेगी, चाहे कोई पेंटिंग देख लो उसमें प्रकृति दिखेगी, खान पान देख लो उसमें प्रकृति दिखेगी। उन्होंने सदैव प्रकृति का सम्मान किया। तो आज हम उसी प्रकृति का सम्मान करने वाली जनजाति संस्कृति के ऊपर इस आर्टिकल को शुरू कर रहे हैं। तो जब स्वतंत्र हुए और हमारा संविधान बन गया, तब हमको उन जनजातियों को मुख्य धारा में लाना था। लेकिन इस बात का भी ध्यान रखना था कि कहीं सरकारें, यानी राज्यों की सरकारें, उनके हितों के अगेंस्ट जाके काम ना करने लगे। जो उनका प्रकृति से प्रेम है, विकास के लिए ऐसा ना हो जैसे अन्य जगहों पर गांव को हमने आज बड़े बड़े महानगरों में कन्वर्ट कर दिया, वैसा कुछ ना हो, इस संरक्षण का ध्यान रखना था। इसलिए जनजातियों के लिए अलग से उनको परिभाषित किया गया। तो संविधान में जब आप आर्टिकल 366 क्लॉज 25, हम बहुत अच्छे से जानते हैं कि हमारा जो संविधान है उसके अंदर जो पार्ट नंबर 21 है, सॉरी पार्ट नंबर 21 है, पार्ट नंबर 19 है, वो पार्ट नंबर 19 जो है वो मिसलिनियस है। मिसलिनियस मतलब इसमें वो बातें हैं जिनका संविधान में कहीं और जगह हमने सीधा सीधा उल्लेख नहीं किया, तो इसके अंदर डाला। और इसी में एक जो है वो है आर्टिकल 366, यानी पार्ट 19 का आर्टिकल 366, जो कॉन्स्टिट्यूशन की डेफिनेशन से संबंधित है। इसमें अलग अलग तरह से, जैसे कृषि आय की क्या परिभाषा होगी, ये परिभाषा है। हमारे काम की केवल एक परिभाषा है अभी, वो है जनजातियों की। तो जब हम आर्टिकल 366 के उपबंध 25 पर यानी क्लॉज 25 पर जाते हैं, तो वहां मिलता है कि अनुसूचित जनजातियों से ऐसी जनजातियां या जनजातीय समुदाय, ऐसी जनजातीय समुदाय या भाग अभिप्रेत थे जिन्हें संविधान के प्रयोजन के लिए अनुच्छेद 342 के अधीन अनुसूचित जाति समझा गया। मतलब उन्होंने यह कह दिया आर्टिकल 366 क्लॉज 2 के अंदर कि जो भी मतलब जाति का नाम आर्टिकल 342 के अंदर है, उसको आप जनजातीय समुदाय समझो और जनजातीय समुदाय के हितों को के संरक्षण के लिए जो आप काम कर रहे हो वो करो। जो भी, यानी अगर मैं सोचूं कि मध्य प्रदेश की जितनी जनजातियां, उनकी कहानी को देखने के लिए तो मुझे आर्टिकल 342 पर जाना पड़ेगा। तो अगर मैं 342 पर जाऊं तो फिर उसके लिए फिर मुझे जाना पड़ेगा संविधान के भाग 16 के ऊपर। ये दोनों भाग भी याद रखिए, खाली आर्टिकल से काम नहीं चलेगा। कॉन्स्टिट्यूशन का पार्ट 19 और कॉन्स्टिट्यूशन का पार्ट 16, कॉन्स्टिट्यूशन के पार्ट 16 पर अगर मैं जाता हूं और उसमें सीधे मैं उसी आर्टिकल पर जाता हूं जो जनजातियों की बात कर रहा है, बाकी से मुझे अभी कोई लेना देना नहीं, तो उसमें अनुसूचित जनजातियों के लिए साफ लिखा हुआ है कि भाई अनुसूचित जनजाति हम किसे कहेंगे, ये तो राष्ट्रपति ही निर्धारित करेगा। हाँ, लेकिन अगर मान के चलिए, लेकिन राष्ट्रपति कहाँ निर्धारित करेगा?
जहां पर कोई कोई संघ राज्य क्षेत्र है। मतलब हम सोचिए कि लक्षद्वीप में, अंडमान निकोबार में, दादरा नागर हवेली में, ठीक है, दमन द्वीप में, ऐसे जो हमारे संघ शासित क्षेत्र हैं, वहां अगर किसी जाति को जनजाति समुदाय में शामिल करना है तो इसका पूरा अधिकार राष्ट्रपति के पास है। पूरा राष्ट्रपति ही करेगा, लिखा भी हुआ है, आपको देखा है राष्ट्रपति यहाँ पर ये। लेकिन जब बे बात किसी राज्य से जुड़ेगी, जैसे लिखा ना, जहां वह राज्य है, स्टेट, तो उसके राज्यपाल से परामर्श लेने के बाद लोक अधिसूचना द्वारा, ये वर्ड याद रख लेना नहीं तो गलत हो जाएगा, राज्यपाल से परामर्श भी लेना है और लोक अधिसूचना के बाद आपको उसको शामिल करना है। तो द प्रेसिडेंट, यूनियन टेरिटरी में तो काम प्रेसिडेंट ने अकेले कर दिया, बट स्टेट में उसको कंसल्टेशन करना है विद गवर्नर से। तो किसके कंसल्टेशन से? स्टेट गवर्नमेंट, लेजिस्लेचर, काउंसिल ऑफ मिनिस्टर, प्राइम मिनिस्टर, ऐसे कोई क्वेश्चन आए तो आपको याद रखना है कि कंसल्टेशन विद गवर्नर। और इसके बाद गजट नोटिफिकेशन नहीं करना है, ठीक है, सीधे पहले क्या जारी करना है? एक पब्लिक नोटिफिकेशन, ठीक है, यानी यहां पर एक लोक, जो अगर कहा जाए हम सूचना जारी कर, तो पब्लिक नोटिफिकेशन स्पेसिफाई द ट्राइब और ट्राइबल कम्युनिटी और द पार्ट ऑफ द ग्रुप विद इन द ट्राइब और ट्राइबल कम्युनिटी विच शैल फॉर द पर्पस ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन टू डीम्ड टू बी शेड्यूल्ड ट्राइब इन रिलेटेड रिलेशन टू द स्टेट। तो किसी एक अनुसूचित जनजाति या अनुसूचित जनजाति समुदाय को हम इसमें रख सकते। तो समय समय पर राष्ट्रपति महोदय के द्वारा, हर दिन तो नहीं होगा कि आज 2026 में, 2026 27 में, समय समय पर राष्ट्रपति महोदय के द्वारा संबंधित राज्यों के राज्यपाल के साथ, ये जितने भी राज्य हैं हमारे जिनमें जनजातीय समुदाय निवास करते हैं, उनके राज्यपालों के साथ बातचीत की गई और उनसे पूछा गया कि हाँ भाई बताओ, मतलब कौन कौन सी जनजातियां हैं जिनको आपको लग रहा है कि अब उनको जनजातियों में शामिल करना है। उनसे कंसल्ट किया और उनको शामिल किया। 1976 में मोस्ट आईएमपी है, क्योंकि आज से पूरे 50 साल पुरानी कहानी, आप 2026 में हैं तो 1976 से 2026 50 साल होते हैं। 50 साल पहले मध्य प्रदेश के 46 समुदाय ऐसे थे जिनको राष्ट्रपति के द्वारा लोक अधिसूचना के द्वारा ट्राइब्स में शामिल किया गया। बाद में कुछ जनजातियों को कुछ जिलों तक सीमित कर दिया गया, कुछ जनजातियों को, जिनकी नीचे हम सूची अभी देखेंगे। और फिर 2003 में एक बार पुनः इस दिशा में हमने काम किया। हमको लगा कि टाइम टू टाइम जो है अगर कहा जाए अपडेट करना है, तो 2003 में एक बार फिर राष्ट्रपति महोदय ने जो है वो गवर्नर से बात करी कि भाई बताओ, जो अगर कहा जाए कि क्या लगता है आपको कि क्या वो जो आपकी 46 जनजातियां उन्हीं को रहने दें कि कुछ और आप इसमें चेंजेस चाह रहे हो, क्या चाह रहे हो यहाँ पर? तो उन्होंने कहा कि नहीं साहब, ये जनजातियां जो है वो हम चाह रहे हैं। तो 2003 में, जैसे आपको दिख रहा होगा कि 2003 में, अब ये भी याद रखिएगा कि 2003 में ये कब का है? 8 जनवरी 2003 का नोटिफिकेशन। तो आप में से ज्यादातर को नहीं मालूम होगा, 2003 में मध्य प्रदेश के पास जो अगर कहा जाए दो अलग अलग गवर्नर थे। मई तक 2003 तक भाई महावीर मध्य प्रदेश के गवर्नर थे, यानी जब ये नोटिफिकेशन जारी होगा तब भाई महावीर मध्य प्रदेश के गवर्नर रहे होंगे। और मई 2003 में जो है वो इनके स्थान पर राम प्रकाश गुप्ता, जो अगर कहा जाए मध्य प्रदेश के गवर्नर जो है वो बनाए गए, राम प्रकाश गुप्ता, ये याद रखिएगा। और उनका कार्यकाल बहुत लंबा नहीं रहा। क्यों लंबा नहीं रहा राम प्रकाश गुप्ता का? क्या याद आ गया? क्या याद आ गया? बिल्कुल याद नहीं आया, क्योंकि अपन तो पढ़ते ही नहीं ना रिवीजन करते हैं, क्योंकि वो पद पे रहते हुए पद उनकी। पर रहते हुए मृत्यु हो गई थी। तो फिर जो है वो अगर कहा जाए दिमाग के खा के इतनी देर में क्यों खुले? सॉरी सर। तो भाई महावीर के बाद जो है वो इस प्रकार, जरूरी नहीं है कि आप ट्राइब पढ़ रहे हो तो मैं ट्राइब ही पढ़ा रहा हूँ। आप कॉपी में अगर यहाँ नोट्स बना रहे हो, एक विजेता की पहली खासियत होती है कि उसके अस्त्र खुद के होते हैं, किसी दूसरे के अस्त्रों पे काम नहीं करता। बाहुबली मूवी की तरह तुमको खुद का जो है वो, बाहुबली भल्लाल देव के अस्त्र अलग होंगे और बाहुबली के अस्त्र अलग होंगे और कटप्पा के अस्त्र अलग होंगे, तीनों अलग अलग तरीके से स्ट्रेटजी प्लान कर रहे हैं, है ना? तो काम तीनों ने किया। तो इस क्लास में कोई भल्लाल देव की तरह भी काम कर रहा होगा और बाहुबली की तरह, तो विजेता बाहुबली बनेगा, है ना? तो ध्यान रखना पड़ेगा कि किन किन चीजों का ध्यान रखना है। तो 8 जनवरी 2003 को हमने क्या करा कि जो कीर, मीना और पारधी को विलोपित कर दिया, कुछ जगहों पे रखा।
अगर आज एमपीपीएससी पूछता है कि मध्य प्रदेश में कितनी जनजातियां हैं, तो अगर मान के चलिए 43 और 46 दोनों एक साथ है तो 43 ही आंसर लगाओगे। दोनों एक साथ है तो 43 ही आंसर लगाओगे। और अगर कहा जाए कि सपोज मान के चलिए उसमें 43 नहीं है, 46 है, 48 है, 50 है, तो 46। ठीक है, क्योंकि कई बार पेपर सेटर खुद भी अपडेट नहीं होता। तो ये जो कीर मीना, और ये भी पूछ सकता है कि किन जनजातियों को 2003 में वो जो संविधान के अनुच्छेद 342 के तहत राज्यपाल से कंसल्ट करने के बाद विलोपित किया, उसमें कीर मीना। तो ये जो कीर मीना जनजाति है, मैंने यहाँ पर इसको नीचे लिखा भी है, भी आपको दिखाऊंगा भी यहाँ। तो ये मध्य प्रदेश की वो 43 जनजाति हैं। कीर, कीर को हमने विलोपित कर दिया, लेकिन भोपाल, सीहोर, रायसेन जिले में, ठीक है, यहाँ पर अभी भी कुछ जगह तो निवास है। यहाँ पर भारत सरकार की अधिसूचना 8 जनवरी 2003 है, वो गलत से 33 टाइप हो गया, विलोपित यहाँ अगर कहा जाए। फिर उसके जस्ट बाद जो अगर कहा जाए मीना, विदिशा जिले के सिरोंज के आसपास, सब डिवीजन के आसपास जो है वो आपको मीना जनजाति मिलती है। ये वही जगह है सिरोंज के आसपास जो किससे जुड़ा है। जैसे मीना, मीना शब्द जब आता है तो दिमाग में कौन सा राज्य आ जाता है, कौन सा राज्य? राजस्थान। 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 अब याद करो राजस्थान। जब मध्य प्रदेश का गठन हुआ तब सिरोंज मिला था, यस यस सर। सर। यस सर। जी। राजस्थान से मिला था। मतलब हम कैसे भी याद रख सकते हैं कि हाँ यार राजस्थान से सिरोंज हमको मिला था, भानपुरा तहसील वहां से आई इधर ऐसे। तो 8 जनवरी 2003 को ये विलोपित हुई यहाँ पर। और जो तीसरी जनजाति है वो है पारधी। पारधी जनजाति के कई अलग अलग वो हैं, जैसे दिख रहा होगा पारधी में भोपाल, रायसेन, सीहोर जिले में जो है वो विलोपित किया गया। ये अपने को याद रखना। इसके अलावा अगर कहा जाए अभी पारधी में, ये ध्यान रखिएगा ना, जो पारधी जनजाति है उसमें पारधी, बहेलिया, चीता पारधी, ठीक है, लंगोटी पारधी, फांस पारधी, शिकारी पारधी, टकनकर पारधी, ये अभी भी जनजातियों में हैं। ये जो नीचे वाली जो दिख रही है यहाँ पर, ये जो 40 नंबर डला हुआ है, ये आपको याद रखना। मैं भी आपको बताऊंगा अभी जनजातियों को। इस प्रकार आज की स्थिति में हमारे पास जनजाति समुदाय में 43 जनजाति समुदाय जो संपूर्ण मध्य प्रदेश के अंदर निवास करते हैं। अगर हम ये एक बेसिक की जानकारी, तो अपने कॉपी में एक तरफ 3 बातें लिख ली कि जिस समय ये नोटिफिकेशन जारी हुआ उस समय भाई महावीर मध्य प्रदेश के राज्यपाल थे। ठीक है, मई, फिर उसी के नीचे लिखा, मतलब इसका नहीं, इससे कॉपी में कनेक्ट किया कि राम प्रकाश गुप्ता 2003 में मध्य प्रदेश के गवर्नर बने। वो लगभग एक साल, लगभग मतलब उनके एक साल कंप्लीट होने में 5-7 दिन बचे थे और उनकी डेथ हो गई। वो लगभग एक साल तक गवर्नर रहे और 2004 में उनकी पद पर रहते हुए मृत्यु हो गई। और जब उनकी पद पर रहते हुए मृत्यु हुई तो आनन फानन में सरकार ने कृष्ण मोहन सेठ को, ठीक है, आप जो है वो गवर्नर का प्रभार दिया कि भाई ये जो कार्यवाहक गवर्नर तुम जो है वो बनो। और उसके बाद कांग्रेस ने एक बहुत बड़ी हस्ती को मध्य प्रदेश का गवर्नर बना के भेजा। वो हस्ती जो लोकसभा में 10 साल तक जो है वो अपना जलवा बिखेर चुकी थी, उस हस्ती का नाम था बलराम। डॉक्टर बलराम बलराम जाखड़। जाखड़। है ना, तो बलराम जाखड़। आपको मालूम होगा कि बहुत बड़ी हस्ती थे। आज जो शिवराज सिंह चौहान एग्रीकल्चर मिनिस्टर, ऐसे बलराम जाखड़ भी एग्रीकल्चर मिनिस्टर थे और 1980 से 1989 तक 10 साल तक लोकसभा स्पीकर रहे। बहुत अच्छा कार्यकाल था उनका। बलराम जाखड़ एक बहुत अच्छे गवर्नर के रूप में याद किए जाएंगे मध्य प्रदेश के इतिहास में। बहुत ही जानी मानी हस्ती के रूप में आप उनको याद कर सकते हो। ठीक है, तो ये कहानी यहाँ तक हो गई। अब अगर हम वापस अपने मूल धर्म पे आ जाएं, यानी अभी हमको कॉन्स्टिट्यूशन में 2 बातें समझ पड़ गई। एक हमको समझ पड़ा कॉन्स्टिट्यूशन का पार्ट 19 और उसके अंदर आर्टिकल 366 का क्लॉज नंबर 25। दूसरा कॉन्स्टिट्यूशन का पार्ट 16 जिसके अंदर आर्टिकल 342, बाकी आर्टिकल्स भी हम जो है वो देखेंगे। आज की स्थिति में बात करें तो 2011, चूंकि अभी तो जनगणना शुरू ही नहीं हुई 2026 में, तो 2026 में जब जनगणना शुरू होगी 27 में आंकड़े आएंगे, अंतिम आंकड़े आपको 28 तक मिलेंगे। इस प्रकार अगले 3 वर्षों तक यही आंकड़े आपको प्रयोग करना है, क्योंकि सरकार आंकड़ों पर चलती है, ना कि हवाबाजी पर, है ना। जैसे अभी वो इंदौर में घटना घटी भागीरथपुरा वाली, तो लोगों ने भले ही कितना कहा हो कि इतने लोगों की मृत्यु हुई है, लेकिन सरकार ने केवल क्या बात मानी, जो उनके पास ऑफिशियल आंकड़े हैं वो उसी पे टिके रहते हैं, उनको कहानी वही रहती है। तो 2011 की जनगणना के अनुसार मध्य प्रदेश में एक बड़ी आबादी, क्योंकि 1,53,16,784, ये इतना बड़ा फिगर है जो छोटे मोटे राज्यों की आबादी से ज्यादा है। भारत में कई राज्य हैं जिनकी आबादी भी 1 करोड़ तक नहीं है।
उतनी आबादी मध्य प्रदेश के अंदर जनजातियों की है, जो राज्य की कुल जनसंख्या का 21.09%, अगर हम गणित की अवधारणा में चले तो 21.1% होता है। इस प्रकार हम ये कह सकते हैं कि 100 लोगों की भीड़ कहीं खड़ी हुई है तो निश्चित रूप से उस भीड़ के 20 लोग जनजातीय समुदाय का प्रतिनिधित्व करते हैं। इसलिए हमें उनकी कला संस्कृति का सम्मान करना चाहिए। अगर हम एक ग्रुप के माध्यम से देखें तो जनजातीय समुदाय मध्य प्रदेश का सबसे बड़ा समुदाय मान सकते हैं, सबसे बड़ा, क्योंकि हर 100 में से अकेले 20 केवल ट्राइब को रिप्रेजेंट कर रहा है। इसीलिए अभी हर संडे, कभी आप जाइए, हर संडे ट्राइबल फेस्टिवल चल रहा है अभी मध्य प्रदेश जनजाति संग्रहालय में। ठीक है, अभी पिछले हफ्ते अहिराई, ये संडे को अहिराई डांस हुआ था। अभी इस हफ्ते भी होगा। अभी इस हफ्ते वाला, मैं पिछले हफ्ते का तो आपको वीडियो भेजना भूल गया, इस हफ्ते का भेजूंगा आपको। हर संडे होता है दोपहर को 2 बजे से, अगर आप में से कोई भोपाल से है तो वो जा सकता है ना। वहाँ पर चल रहा है। और इससे आपको ये भी पता चलता है कि किस जनजाति का, मैंने एक पोस्टर भेजा था, याद करो, भेजा था ना कि नहीं भेजा तुम लोगों को? चलो मैं बता, भेजा है ना, उसमें लिखे भी हुआ है। तो हालांकि ये है 21.1% है, बड़ा अच्छा फिगर है। लेकिन अगर हम परसेंटेज वाइज देखें ना तो हम बहुत अच्छी स्थिति में नहीं हैं। संख्या के हिसाब से हम बहुत अच्छी स्थिति में हैं। अगर हम यहाँ पर इस ऑफिशियली, अगर कहा जाए 2011 की जनगणना के आंकड़ों को देखें, तो भारत के हिसाब से भी हम बहुत अच्छी स्थिति पे हैं, क्योंकि पूरे भारत में केवल और केवल जनजाति समुदाय की जो आबादी है वो 8.6% है। उस हिसाब से हम जो है वो 21.1% आबादी के हिसाब से बहुत बड़े फिगर पर है। यानी भारत सरकार भी जनजातीय कल्याण से संबंधित कोई काम करेगी, कभी भी जनजातीय कल्याण से संबंधित कोई काम करेगी, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया मध्य प्रदेश की उपेक्षा नहीं कर सकती। मध्य प्रदेश को उसको कॉन्फिडेंस में लेना पड़ेगा, यहाँ के मंत्री नेताओं को कॉन्फिडेंस में लेना पड़ेगा, तब जाके हम जनजातियों के लिए काम करेंगे। जैसे याद करो 1996 के पेसा एक्ट के बाद जो कमेटी बनाई गई, क्या वो मध्य प्रदेश से नहीं गई? याद करो, याद आया? यस सर। भूरिया कमेटी, है ना। तो सर। भूरिया कमेटी जो 1996 का पेसा एक्ट था उसके लिए बनी थी, भूरिया कमेटी, तभी तो पैसा आया। क्यों वो यहीं से गई? क्योंकि हमको, यानी आज से आप जब न्यूज़पेपर को पढ़े ना, कभी भी कोई जनजातीय कार्यक्रम हो, ठीक है, कोई भी जनजातीय कार्यक्रम हो, आप उसको जो है अगर कहा जाए कि मतलब देखिए, उसमें आपको ये महसूस होगा, सीखने का तरीका है, जो अगर कहा जाए कि महसूस होगा कि यार ये एमपी से ही क्यों लिया, किसी मिनिस्टर को जो अगर कहा जाए एमपी से क्यों लिया, जो अगर कहा जाए किसी कार्यक्रम में एमपी को क्यों, क्योंकि भाई हम बहुत बड़ा जो है वो रोल जो है वो अगर कहा जाए प्ले कर रहे हैं। तो या तो एमपी से होगा या तो झारखंड से होगा, ऐसे ही राज्य जो अगर कहा जाए एक इंपॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं। ये बेसिक जो अगर कहा जाए हमको पता होना चाहिए। मुझे लगता है कि इसमें से कोई ना कोई क्वेश्चन जो है वो आपको पूछा जा सकता है, बाकी जो भी। दूसरा, एक और आपको साफ यहाँ पर कहानी समझ पड़ रही है कि जो जनजातियों की आबादी है मध्य प्रदेश के अंदर, वो ग्रामीण क्षेत्रों में ही ज्यादा रह रही है, क्योंकि शहरों में वो आबादी बहुत ना के बराबर है। आप देख रहे हैं कि जहां 2001 में हमारे पास 25.8% जनजातीय आबादी थी, वो 2011 में जो है वो बढ़कर जो है वो अगर कहा जाए 27.2% हो गई यहाँ पर, है ना। वो एक्चुअल इसके पीछे का भी कारण ये है कि जो छत्तीसगढ़ हमसे अलग हुआ, है ना, तो छत्तीसगढ़ के अलग होने के बाद 2000 में अलग हुआ, तो आंकड़ों में थोड़ा सा ये एकदम फ्लैक्चुएशन आ गया। तो फिर भी हमको ये तो समझ पड़ रहा है कि अगर हम पिछले 50 साल के आंकड़े देखें तो मध्य प्रदेश के अंदर लगातार जनजातीय जो आबादी है उसमें आपको क्या दिख रहा है? बढ़ोतरी दिखाई दे। बढ़ोतरी। 16.5, 19.2, 19.9, 20.3, 21.1, आपको अंदर नहीं जाना है, लेकिन एक कॉपी में लिखना है कि पिछले 50 वर्ष की जनगणना में मध्य प्रदेश के अंदर जनजातीय आबादी में लगातार वृद्धि देखी गई है, डिकेडल। और ग्रामीण जनजातीय आबादी में भी लगातार आपको वृद्धि ही दिख रही है, डिक्लाइन नहीं हो रही है। जबकि बाकी जगह पर आप जान रहे हैं ना कि ग्रामीण आबादी क्या हो रही है, अगर हम नॉर्मल कम हो। सेंसस को देखें तो डिक्लाइन हो रही, मतलब गिर रही है। यहाँ पर 19 से 23, 23 से 25, 25 से 25.8, और 25.8 से 27.2, इस प्रकार हमें ग्रामीण या रिमोट एरियो में जनजातियों के कल्याण के लिए विशेष योजनाएं संचालित करना चाहिए। जैसे अभी आपने देखा है कि योजना चलती है ना, राशन आपके द्वार, हमको लगा कि भाई अगर वो नहीं आ पा रहे तो हम कम से कम वहां तक पहुंचें जहां तक उनको साधन उपलब्ध करें। मजरा टोला के लिए रोड निर्माण कर रहे हैं, 250 की आबादी पर। आपको मालूम होगा कि मुख्यमंत्री ग्राम सड़क योजना
प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना के तहत हम रोड बनवा रहे हैं, ये सब आप लोगों ने पढ़ रखा होगा। नहीं पढ़ा हो तो कॉपी में लिखिए और समझिए कि क्या नेचर से बात हो रही। तो आज अगर हम देखें तो शहरी क्षेत्रों में कोई कहे कि भाई अर्बन सेक्टर में हम जनजातीय समुदाय के लिए बहुत बड़ी स्कीम चलाएंगे, आंसर इज नो, नो नीड। कोई नीड नहीं है यहाँ पर। फिर इसके बाद अगर देखें तो हम भारत में कहाँ स्टैंड कर रहे हैं, तो टेक्निकली अगर हम परसेंटेज वाइज बात करें तो हम कहीं स्टैंड नहीं कर रहे हैं। कहीं ना टॉप 5 में आ रहे हैं ना कहीं आ रहे हैं। कारण ये है कि परसेंटेज में तो छोटे छोटे राज्य हैं। अगर इन सब की आबादी को मिला लो तो मिलाकर भी ये मध्य प्रदेश की आबादी को कवर नहीं कर पाएंगे। जैसे यहां पर आपको दिख रहा है लक्षद्वीप, ठीक है, 61,000 लोग जनजाति समुदाय से, यानी 94% आबादी। उसके बाद है मिजोरम, 1 लाख जो अगर कहा आ जाए 36,000। उसके बाद है नागालैंड, 1,71,000। उसके बाद है मेघालय, 2,55,000। और उसके बाद है अरुणाचल प्रदेश, 9,51,000। तो 9 और 2 11 और 2 13 और एक 14 और एक 15। अगर इन पांचों को मिला ले तो भी 15 लाख होता है, और हमारे पास 1,50,50,00,000 से ज्यादा है। ठीक है, 1,50,50,00,000 से ज्यादा है जो ऊपर आपने देखा यहाँ पर। तो टेक्निकली जो अगर कहा जाए, ये आपको फिगर दिख रहा है कि 1,53,00,000 जो अगर कहा जाए 16,784, जिसमें हमारी तो शहरी आबादी भी उस फिगर के को सरप्लस कर रही है। ठीक है। तो ये अगर हम देखें कि भारत में, सॉरी मध्य प्रदेश में 1,42,00,000 जो है वो 76,884, यानी 1,42,76,874 लोग जनजाति समुदाय के गांव में रह रहे हैं। तो उस हिसाब से तो हम बहुत आगे हैं। इसलिए परसेंटेज में हम अपनी बात ना करें, हाँ, लेकिन ये ज्ञान होना चाहिए कि यार जो यूनियन टेरिटरीज है उसमें लक्षद्वीप में सबसे ज्यादा है। और अगर हम स्टेट वाइज बात करें तो उसमें जो है वो मिजोरम, नागालैंड, ये दो याद रखिए। कम से कम टॉप 3 के जरूर नाम रखना चाहिए याद, क्योंकि उसका काफी जो है वो हेल्प होता है एग्जाम में। तो आप कोशिश करिए कि कॉपी में लिख लीजिए कि भारत में जनजातीय आबादी में अगर हम प्रतिशत के अनुसार देखें तो मिजोरम नागालैंड मेघालय और अरुणाचल प्रदेश सबसे अधिक जनजातीय आबादी की जनसंख्या वाले प्रतिशत में राज्य है। दूसरा आपको दिख रहा है उत्तर प्रदेश ना के बराबर, तमिलनाडु ना के बराबर, बिहार ना के बराबर, केरला ना के बराबर। इनमें 1-1.5% आबादी है, यानी कि आबादी है ही नहीं। इस प्रकार इससे एक अनजाना क्वेश्चन हमको ये भी मिला कि अगर हम भारत सरकार के द्वारा अनुसूचित जाति जनजातियों के सीटों के आरक्षण के लिए खालिस्तान वर्ष में बनाए गए प्रावधानों को देखें। खालिस्तान इसलिए पूछ रहा हूं क्योंकि तुमसे पूछने वाला हूं। तो मध्य प्रदेश में तो 6 सीटें अनुसूचित जनजाति के लिए, लेकिन ये जो 4 राज्य दिख रहे हैं, उत्तर प्रदेश, तमिलनाडु, बिहार, केरला, उत्तराखंड, इनमें नो डाउट आपको कोई भी सीट जनजातीय आबादी के लिए रिजर्व नहीं मिलेगी लोकसभा में। ये इससे भी मैसेज जा रहा है खालिस्तान ईयर में बनाए किए गए निर्णय के अनुसार। खालिस्तान ईयर। 1986। बहुत अच्छा है, धन्यवाद है, इसलिए तो पूछते। 1986 में तो कभी कुछ नहीं बना मेरे, कभी कुछ नहीं। 1971। 1971 में तो कभी कुछ नहीं बना मेरे लाल। 1981 पर। धन्यवाद है। इसीलिए तो कहते हैं ना कि पढ़ाई, पहली बार ये रिजर्वेशन का प्रोविजन हुआ 1976 में, अभी उसके बाद हुआ 2008 में, अभी 2008 का रिजर्वेशन लागू है। धन्यवाद है तुमको। डांट भी खाओ और पढ़ो भी, और बोलो जरूर। बोलोगे नहीं तो गलत सलत दिमाग में भरा हुआ कभी नहीं। और यही प्रश्न आजकल आ रहा है, कुछ और नहीं आ रहा यहाँ पर। लोकसभा शेड्यूल ट्राइब रिजर्वेशन, देखो इधर पहली लिंक खुली, मिनिस्ट्री ऑफ एक्सटर्नल अफेयर्स। ठीक है, यहां पर पहला कब का दिख रहा है, पहला कब का दिख रहा है। 1976। उसके बाद अब 1976। जो है वो नया ऑर्डर कब का दिख रहा है। 2000। 2008। ठीक है, यहां पर अगर कहा जाए तो 2008 का। ठीक है, अब देखो ध्यान से इसमें, अगर हम पुराने के हिसाब से देखें तो मध्य प्रदेश में अनुसूचित जनजातियां के लिए कितनी सीट थी रिजर्व। 5। 5। अब देखें तो कितनी हो गई। 6। 6। है ना, तो 4 और 6, 4 अनुसूचित जाति की, 6 अनुसूचित जनजाति की। हाँ, अब हमने किन राज्यों की बात करी एक बार याद रखना है ना, उत्तर प्रदेश, तमिलनाडु, बिहार, केरला, उत्तराखंड, है ना। अब इसमें ढूंढो, सबसे पहले उत्तर प्रदेश ढूंढो कहाँ है, देखो बिहार ढूंढो, बिहार में कितनी है। 0। 0। फिर दूसरा क्या ढूंढना है अपने को, उत्तर प्रदेश, केरला ढूंढो, केरला में कितनी है। 0। 0। फिर तीसरा जीरो। ढूंढो, नील। तीसरा ढूंढो इसके अंदर, तमिल। यूपी। तमिलनाडु में कितनी है। 0। 0।
ना। फिर Nil. उत्तराखंड, उत्तराखंड में कितनी है? जीरो। और फिर उसके जीरो. बाद जो अगर कहा जाए ढूंढो, क्या ढूंढ रहे हो? उत्तर प्रदेश. यूपी उत्तर यूपी प्रदेश। अब यूपी कहीं होगा इधर ही कहीं। लास्ट में नीचे। ही था नीचे नीचे. 27। यहाँ पर यूपी, यूपी में कितनी है? जीरो। जीरो। अपने को समझ पड़ा है कि अगर एक फिगर पैटर्न याद है तो आंसर तक जाने के रास्ते खुलते हैं। अब कई ये कहेंगे कि सर इसमें तो सिक्किम में भी जीरो लिखा है। एक्चुअल ये वो राज्य है बेटा जिनकी आबादी ही ना के बराबर है, और जिनमें केवल और केवल टोटल टोटल सीटें कितनी हैं? टोटल सीटें एक। कितनी हैं? एक एक सीट है। तो जिन राज्यों में एक एक सीट है वहां आप क्या रिजर्वेशन करोगे यार? जिन राज्यों में थोड़ी बहुत सीटें हों, ठीक है, मतलब अगर कहा जाए कि कुछ ठीक ठाक स्थिति, जैसे हाँ मेघालय में दो हैं तो एक रखना पड़ेगी क्योंकि आबादी ज्यादा है। मणिपुर में दो है तो एक रखना पड़ेगी क्योंकि आबादी, सॉरी, ट्राइबल आबादी ज्यादा है। मिजोरम में एक है लेकिन मिजोरम ऊपर से लिस्ट में आ रहा है तो एक ही ट्राइबल के लिए ही चली गई। खुद समझने वाली बात है ना, आप खुद देखोगे तो समझ पड़ेगा, नहीं तो एग्जाम कभी भी जो अगर कहा आ जाए हमको नहीं आएगा। यही चीजें एग्जाम में आजकल पूछी जा रही हैं, और कुछ जो है वो एग्जाम के अंदर पूछा नहीं जा रहा है। तो आपको ये याद रखना है कि वर्तमान में लोकसभा में 2000, ये यहाँ से पढ़ रहा हूँ, एज पर द ऑर्डर इशूड बाय द डीलिमिटेशन कमीशन इन द, क्योंकि ये तो पाल अब याद आ गया होगा किसी को, हंस वो अपने मन में ही हंसने लगा होगा कि हाँ यार कोई भी जो है वो सीटों का प्रावधान तो डीलिमिटेशन कमीशन करती है, और आखिरी डीलिमिटेशन कमीशन तो 2008 वाली था। यहाँ पर अब याद आया होगा, याद आया? ठीक है, परिसीमन आयोग। तो बाय द डीलिमिटेशन कमीशन 2012, 412 आर जनरल, 84 सीट रिजर्व फॉर शेड्यूल कास्ट, 47 सीट फॉर शेड्यूल ट्राइब, अर्लियर वॉज द 79 एंड 41। यानी कि हमको क्या समझ पड़ा कि पुराने ऑर्डर की तुलना में अनुसूचित जाति की सीटें क्या हो गई? कम हो गई। अनुसूचित जनजाति की सीटें क्या हो गई? बढ़ गई। आ गया समझ में? तो ये अपने को याद रखना है यहाँ पर। और इस 41 में से 6 हमारे राज्य की हैं। जो अगर आप इस फिगर को ध्यान से देखो, ये ध्यान से, यहां से नीचे हम जा रहे हैं, ये देखो ये 6, फिर नीचे देखो यहां से, क्या कोई राज्य हमारे बराबर है? मतलब कोई राज्य है दो। जो हमको हमारे बराबर आ सके? नहीं। लेकिन हमारे आसपास नहीं। कौन है? कौन है? झारखंड। 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 कॉमन सेंस का एग्जाम्पल देना और समझाना मुझे। अगर हम टेक्निकल लैंग्वेज में देखें, मध्य प्रदेश की आबादी और झारखंड की आबादी दोनों में देखें, है ना, तो झारखंड बड़ा है कि मध्य प्रदेश बड़ा है? मध्य प्रदेश। मध्य प्रदेश। मध्य प्रदेश। उस हिसाब से अगर झारखंड में 5 है, मतलब झारखंड के अंदर जनजाति समुदाय का वर्चस्व क्या है? यहाँ से ज्यादा। कम। ज्यादा है। तो अगर ज्यादा है एक तो मिनट। अभी कैसे प्रूव करोगे कि हाँ सर? अभी के हिसाब से मैं एक सिद्ध करके बताता हूँ, उड़ीसा और झारखंड से। उड़ीसा और झारखंड दो जगहों से आप इसको जो है वो प्रूव कर सकते हो। अभी कितनों को जो है ज्वाल ओराम का नाम मालूम है? कितने लोगों को ज्वाल ओराम का नाम मालूम है? बताइए, अगर कहा जाए। सर जनजाति मंत्री हैं केंद्र। मंत्री। और कितनों को दुर्गा दास उइके का नाम मालूम है, जो जनजातीय राज्य मंत्री है? दुर्गा दास उइके का नाम मालूम है कि नहीं मालूम है? जी यस सर। सर। जी कहाँ सर। से यस हैं? सर। हमारे मध्य मध्य प्रदेश के विधान। बैतूल से है ना। यस सर। बैतूल। ये ठीक है। प्रश्न कभी आते नहीं है बेटा। लेकिन मैं आपको क्या बोल रहा हूँ, आप जनजातीय समुदाय का प्रतिनिधित्व करते हैं, पीएससी क्वालिफाई करके इंटरव्यू देने गए, और आपसे पूछा गया कि भाई आप बताइए अभी जनजातीय मतलब राज्य मंत्री कौन है? अब जो है वो मिनिस्टर ऑफ स्टेट ट्राइबल मिनिस्ट्री में, आपको वहां याद ही नहीं आ रहा। तो आपका जो 10 क्वेश्चन आप बताओगे ना, 9 सही बताओगे और एक गलत बताओगे, तो 9 की जगह खा जाएगा वो एक क्वेश्चन। क्योंकि वो ये सोचेगा कि जिस समुदाय का आप प्रतिनिधित्व कर रहे हो, उस समुदाय में आपकी ओर से कौन व्यक्ति देश में आपका प्रतिनिधित्व कर रहा है। यानी आपको वही नहीं मालूम तो आप क्या सोसाइटी को रिप्रेजेंट करोगे? आप जो है जो मतलब पैनल होता है वो इस चीज को बहुत देखता है, छोटी छोटी चीज। तो ये कॉपी में याद रखना है। अभी तो दुर्गादास उइके है, बैतूल से है, वो आपको सबको याद ही होगा, मुझे बताने की जरूरत नहीं। बहुत ही हाईली सरप्राइज था उनका मंत्री बनना। जब मोदी कैबिनेट में उन्होंने शपथ ली तो काफी सरप्राइजिंग रहा। लोगों ने कहा अरे यार बहुत सरप्राइजिंग है कि इनको जो है वो मिनिस्टर बना दिया गया यहाँ पर, और अभी वो राज्य मंत्री का को देख रहे हैं केंद्र में। तो यहाँ पर हमारे सामने ये बात बहुत सिंपल वे में समझ पड़ी कि जनजातीय आबादी की कहानी हमने देखी कि कैसी है। दूसरा, जनजातीय आबादी में हमको, यानी ये फिगर में से ज्यादा नहीं है, आप ये देख लेंगे कि उत्तर प्रदेश में, तमिलनाडु में ना के बराबर है बाकी राज्यों में।
हमारे मध्य प्रदेश में भी अगर हम और थोड़ा सा अंदर चले जाएं, ना, दो चार चीजें तो और अच्छे से भी पता होना चाहिए। तो हमको ये भी पता होना चाहिए कि कम से कम टॉप और बॉटम, ज्यादा नहीं, टॉप और बॉटम, और अपने आसपास के जो हो राज्य, पड़ोसी राज्य, और टॉप और बॉटम दो चीजों का ज्ञान हमेशा जो है वो होना चाहिए। पड़ोसी राज्य में आपको दिख रहा होगा कि केवल छत्तीसगढ़ एक ऐसा राज्य है जहां जनजातीय जनसंख्या का प्रतिशत हमसे क्या है, जो है वो ज्यादा, ज्यादा। जो कि हम 21 हैं तो वो 30.6% है, एक यहाँ पर इंपॉर्टेंट है। उसके बाद अगर हम ध्यान से देखें तो उत्तर प्रदेश में जो अगर कहा जाए 0.6, इससे एक चीज क्या समझ पड़ी, कि उत्तर प्रदेश से लगे हुए समस्त जिलों में जनजातीय बसाहट बहुत बहुत कम। ज्यादा। कम कम है। होगी सर। और छत्तीसगढ़ से जुड़े हुए जिलों में जनजातीय बसाहट बहुत ज्यादा। ज्यादा। ज्यादा होगी। ज्यादा होगी। ज्यादा। छत्तीसगढ़ से जुड़ा हुआ जो बेल्ट है वहां जनजाति है। तो अगर हम इसी फिगर को, यानी ये आपको पूरा याद नहीं रखना, हमको ये याद रखना है कि हाँ छत्तीसगढ़ में बहुत अच्छा है 30.6%, उत्तर प्रदेश में 0.6% है। बाकी यानी हम कह सकते हैं कि राजस्थान से जुड़े हुए, गुजरात से जुड़े हुए, महाराष्ट्र से जुड़े हुए जिलों में हमारी जनजातीय आबादी ठीक ठाक होगी, लेकिन उत्तर प्रदेश से लगे हुए क्षेत्रों में जनजातीय आबादी ठीक नहीं होगी। इसको प्रूफ करें, प्रूफ करने के लिए हम थोड़ा सा नीचे आए। तो सबसे पहले हम गए, यहां पर अगर कहा जाए ये पूरा बेल्ट है जो राजस्थान, गुजरात, ठीक है, महाराष्ट्र और छत्तीसगढ़ से लगा हुआ है, ये पूरा बेल्ट है, ये पूरा छत्तीसगढ़ से लगा हुआ है, इधर का दिख रहा है, यहाँ एक सेकंड में कर्सर ले, हम्म। है ना। तो यहाँ पर आपको रंग से ही समझ पड़ रहा है, ये पूरा के पूरा। तो एक मिनट, बस एक सेकंड होल्ड करना बेटा ना, बहुत अच्छे से नोट्स बनाइएगा, आपको मैंने पहले ही बोल दिया आज की क्लास से 2 क्वेश्चन आएंगे एग्जाम में। तो ये वाला बेल्ट जो है वो अगर कहा जाए आपको जो है वो दिख रहा है यहाँ पर, ये पूरा छत्तीसगढ़ से जुड़ा हुआ है। तो निश्चित रूप से छत्तीसगढ़ से जुड़ा हुआ बेल्ट, इधर जो अगर कहा जाए राजस्थान महाराष्ट्र वाले उससे जुड़ा हुआ बेल्ट, और ये जो है वो उत्तर प्रदेश से जुड़ा हुआ बेल्ट, इस बेल्ट में स्थिति बहुत ठीक नहीं, बाकी में ठीक है। तो अगर हम देखें तो अलीराजपुर, झाबुआ, बड़वानी, डिंडोरी, मंडला, धार, अनूपपुर, उमरिया, शहडोल, बैतूल, इन सबको अगर हम ध्यान से देखें तो मोस्टली इसमें से ज्यादातर हिस्सा सतपुड़ा पर्वतमाला के अंतर्गत ही आता है, ज्यादातर। यानी हमारी जनजाति बसाहट का एक सबसे बड़ा भाग सतपुड़ा से लगा हुआ है, और उन राज्यों के साथ हमारी जनजातीय आबादी अच्छी है जहां पर, इस प्रकार आप खुद समझिए हम किसके साथ अपनी जनजातीय संस्कृति साझा कर रहे हैं, कर रहे हैं सीधी के साथ, छत्तीसगढ़ के साथ यस है सर। है ना। हम जी किस सर। राज्य के साथ, हम महाराष्ट्र के साथ कर रहे हैं, महाराष्ट्र। हम किस राज्य, यस। गुजरात हम के जो है वो साथ। गुजरात के साथ कर रहे हैं, गुजरात। राजस्थान के ऊपर साथ राजस्थान। कर रहे हैं। याद करो राजस्थान। पिथौरा पेंटिंग हमारे यहाँ है तो गुजरात की पहचान है कि नहीं है, यस। है ना, है कि नहीं। सहारिया ट्राइब अगर हम्म। हमारे यहाँ है तो राजस्थान में उनके फेस्टिवल सेलिब्रेट होते हैं कि नहीं होते, उनके मेन फेस्टिवल कहाँ सेलिब्रेट होते हैं, सब राजस्थान में होते हैं, ये तो मालूम ही होगा और जी सबको सर। है ना यहाँ पर। तो ये बेसिक है, यहाँ पर बेगा ट्राइब, भारिया ट्राइब, मुड़िया ट्राइब, गोंड ट्राइब, कोरकू ट्राइब, ये छत्तीसगढ़ में भी मेन बसाहट वाली ट्राइब्स है। इस प्रकार चीजों को अगर हम नजरिए से देखें तो अब हमारी कॉपी में एक तो ये याद होना चाहिए कि अलीराजपुर, झाबुआ, बड़वानी, डिंडोरी, ये 4 जिले, हमें पता होना चाहिए कि इन 4 जिलों के अंदर जनजातीय आबादी बहुत ज्यादा है प्रतिशत के अनुसार, है ना, परसेंटेज से ही निकलती है डिस्ट्रिक्ट की जो अगर कहा जाए। टॉप 4 हमेशा याद रखना चाहिए। अब आप कहोगे टॉप 4 ही क्यों याद रखें सर, क्योंकि पेपर सेटर क्या बोलेगा, इनमें से सबसे कम जनजातीय आबादी किस जिले में है प्रतिशत के अनुसार, टॉप 3 तो यही ले लेगा। चौथे नंबर पे या वो जो डिंडोरी डाल देगा, या वो जो बड़वानी डाल देगा, या वो मंडला डाल देगा, वो घुमाएगा। तो टॉप 3 कॉपी के अंदर आप जो है वो बनाएं। ऐसे अगर हम बॉटम पे जाएं तो कॉमन सेंस से आपको समझ पड़ गया, आप तो कॉमन सेंस के भिंड, मुरैना, दतिया, उज्जैन, मंदसौर, सॉरी एक मिनट बेटा, भिंड, मुरैना, दतिया, उज्जैन, मंदसौर, शाजापुर, भोपाल, आपको खुद समझ पड़ कि कहाँ जनजातीय आबादी की बसाहट जो है वो कम है। भिंड में बहुत कम है तो क्यों है, मुरैना में क्यों है, यहाँ पर दतिया में है तो क्यों कम है, ये एक बहुत कॉमन सेंस वाली बातें हैं जो हम समझ सकते हैं। तो एटलीस्ट कम से कम बॉटम के 4 और टॉप के 4 तो मुझे लगता है कि आपको जो है वो याद रखना ही चाहिए, बाकी भले ही आप जो है वो याद ना रखें। और इसी से जुड़ी 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 बात अगर आप करें कि जब संभाग में जाएंगे तो संभागों को भी देखिए कि कौन सा संभाग किसके साथ सीमा साझा कर रहा है।
मतलब वो जो संभाग है, जैसे अभी आपको ये 10 संभाग दिख रहे हैं, तो नो डाउट अगर हम इन 10 संभागों में देखें तो आंख बंद करके हम ये मार सकते हैं कि किस संभाग में सबसे कम जनजातीय आबादी होगी। चंबल संभाग में आंख चंबल। बंद करके मार सकते हैं। मतलब उसमें कहीं कोई, ये वाला लेना है ये, उसमें कहीं कोई जो है वो अपने को मेहनत ही नहीं करना है कि यार जो है वो चंबल संभाग के अंदर, वो चंबल के बाद आपको दिख रहा है ग्वालियर और सागर, दोनों में ग्वालियर। बराबर बराबर आबादी दिख रही है, 8.9 8.9 यहाँ पर। वहां भी कम है, नीचे जाए तो भोपाल वहां भी कम है। लेकिन जब हम इधर जाते हैं शहडोल, ऑलमोस्ट आपको शहडोल। समझ पड़ता है कि क्यों शहडोल में 46.1% डिवीजन में ट्राइबल पॉपुलेशन है। क्यों है, क्यों इंदौर में 42.8% जो है वो ट्राइबल पॉपुलेशन। आपको बिल्कुल। आंसर खुद मिलता है, बाकी पूरा भले ही मत याद रखिए। लेकिन आजकल क्या होता है, पेपर सेटर क्या होता है, थक गया है एक ही जैसे पेपर देके। अगर मुझे कोई इसमें से यूनिक क्वेश्चन पंच करना हो तो क्या बना सकता हूं, देखो कुछ ऐसा दिख रहा है जो मुझे यूनिक बनाने की बात बोलता है यहाँ पर। पर अगर ग्वालियर और सागर तो समान है। सेम। ग्वालियर और सागर से। समान हाँ, तो जनसंख्या। मैं कैसा क्वेश्चन बनाऊंगा एग्जाम हॉल के लिए कि मध्य प्रदेश के ग्वालियर संभाग के बराबर ही किस अन्य संभाग में जनजातीय आबादी का प्रतिशत है। सागर, रीवा, शहडोल, उज्जैन। और दिमाग का दही हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा एग्जाम हॉल में, मतलब हो भी यस जाएगा। सर। टेंशन में आ गए क्या क्या पूछा। एक तो क्या होगा ना, पेपर ही नहीं समझ पड़ेगा कि वो पूछ क्या रहा है, क्योंकि वहां दिमाग नहीं चलेगा कि वो बराबर बराबर, क्योंकि कई बार प्रश्न ही नहीं समझ पड़ता कि वो पूछना क्या चाह रहा है। अच्छा, दोनों की बराबर बराबर बात कर रहा है, ये हम पूछ, तो तुक्का भी लगाए। अब तो माइनस मार्किंग पे पेपर हो रहे हैं सर, माइनस मार्किंग में जो तुक्का लगाओगे कैसे लगाओगे, उसका तरीका यह है कि वहां आपने याद कर रखा है यार, मुझे सबसे पहले ढूंढना है कि कोई यूपी से लगा हुआ बेल्ट है उसको हटाना है। ठीक है, कौन सा बेल्ट है, ग्वालियर वाला है, सागर वाला है, इधर ही से जाओगे यूपी। यहाँ पर अगर कहा जाए कोई इस क्लास में सागर का बच्चा होगा कि हाँ सर हमारे इधर ही से तो इलाहाबाद निकल के जाओगे आप, ठीक है इधर ही से जाना है हमको, अगर कहा जाए यही वाली बेल्ट से होते हुए। तो टेक्निकली ये एक रोल जो है वो प्ले करता है। बाकी रूरल अर्बन आपको डिवीजन में याद नहीं रखना चाहिए, मुझे नहीं लगता कि कोई उसमें इंपॉर्टेंट है यहाँ पर इतना जो है वो आपको याद रखना चाहिए। इस प्रकार हमें ये बात बहुत अच्छे से समझ पड़ी। ये फाइल में भी अटैच है, इसके अंदर ये मैंने पूरे लगा दिए हैं जितनी भी चीजें हैं, कि मध्य प्रदेश के अंदर जनजातीय आबादी का अच्छा प्रतिशत है और हमारा ज्यादातर फोकस सतपुड़ा बेल्ट की जनजातियों को मेन स्ट्रीम में लाने के लिए होना चाहिए। सतपुड़ा ज्यादातर, इसलिए आपने अगर ट्राइबल एजुकेशन, कोई आप में से किसी का मित्र हो शिक्षा विभाग में, उससे पूछिए कि भाई जो जनजातीय शिक्षा से संबंधित ट्राइबल एजुकेशन के जो स्कूल काम कर रहे हैं, जो ट्राइबल एजुकेशन डिपार्टमेंट ही उनका संचालन कर रहा है, ज्यादातर कहाँ मिलेंगे, वो कहेगा अरे यार वो मेरा फलाना जो है वो परिचित है, वो तो सतपुड़ा में अंदर है, रिमोट एरिया में बहुत स्कूल है, वहां जाता है वो पढ़ाने के लिए। ठीक है, वो फलाने केसला ब्लॉक में जा रहा है ना, फलाना वो जो तवा के पास जा रहा है ना, फलाना छिंदवाड़ा के पास जा रहा है, तामिया के पास पातालकोट में जा रहा है पढ़ाने ना, वो मंडला के पास जा रहा है, ऐसे आपको वो एग्जाम्पल देंगे। मोस्टली सतपुड़ा के आसपास की कहानी सुनाएंगे। पूछिएगा आप में से कई, जैसे इस क्लास में तो बहुत सारे बच्चे गवर्नमेंट जॉब वाले हैं ही, ठीक है, तो वो भी ये बात समझ सकते हैं यहाँ पर। तो अब हमारे पास एक बेसिक पैटर्न ये आ गया कि मध्य प्रदेश में हमने जनजातियों की एक आधारभूत फ्रेमिंग करी कि भारत में कोई भी काम अगर हमको करना है तो एटलीस्ट झारखंड, उड़ीसा, मध्य प्रदेश राज्य को प्राथमिकता देना है। ओवरऑल अगर हिंदुस्तान में बात करना है तो सबसे पहले हमको ही प्राथमिकता देना पड़ेगी, है ना, तो हमारा बड़ा एक कंट्रीब्यूशन है यहाँ पर। अब हम कहानी के नीचे से कराते हैं। अब हमारे पास आज की स्थिति में अकॉर्डिंग टू 2000 जो है वो 3 की जो लिस्ट है, जो आर्टिकल 3 to 42 को रिप्रेजेंट करती है, उस लिस्ट के हिसाब से अगर हम चलें तो हमें पता चलता है कि मध्य प्रदेश में 43 जनजातियां हैं। तो इन 43 जनजातियों को अगर हम देखें तो दो हिस्सों में डिवाइड कर सकते हैं। ठीक है, मतलब कोई कहे कि भाई जो 43, हमारे पास टोटल 43 ट्राइब्स हैं, उस स्थिति के हिसाब से इनको अगर हम यहाँ पर क्लासिफाई कर दें दो हिस्सों में, तो एक ट्राइबल ग्रुप वो है जिसकी संस्कृति में उसने कोई ज्यादा बदलाव नहीं किए, शुरू से कोई ज्यादा बदलाव नहीं किए, उनकी कला संस्कृति खान पान वैभव, ठीक है, आस्था पूजा स्थल, उनमें उन्होंने बदलाव नहीं किया। एक वो है जिन्होंने बदलाव करके स्वयं को मॉडर्नाइज करने की कोशिश करी, जस्ट लाइक अगर हम बात करें कि बेगा, आज भी अगर आप किसी बेगा चक या बेगा गांव में जाएंगे, मंडला बालाघाट डिंडोरी, तो वहां महिलाओं के शरीर पे, पूरे शरीर पे क्या मिलेगा आपको, पूरे शरीर पे
गुदना। गुड। गुदने गुदना। सर टू। पहचान है बेगा ट्राइब की, है ना। लेकिन अगर उसी की जगह मैं झाबुआ अलीराजपुर में भील जनजाति के भगोरिया मेले में जाऊं तो क्या मेले मॉडर्नाइज नहीं हो गए? बिल्कुल सर। यस मॉडर्नाइज। सर। अभी आप में से कोई खरगोन का, बड़वानी का, धार का, झाबुआ का, अलीराजपुर का बच्चा हो, वो कहेगा सर बहुत मॉडर्न हो गए हैं आजकल तो, मेले में वो पुरानी विचारधारा नहीं रही। अब तो नए कतरा का, तो अब तो परंपरागत पोशाक पहनकर भी कोई नहीं जा रहा, अब तो जो है वो जीन्स यस सर। ये चीजें पहनकर उन मेलों में जाया जाता है। यानी जो मेले किसी समय एक परंपरागत संस्कृति का द्योतक थे, उन परंप आज भी काम वही हो रहा है, जो उद्देश्य था वही हो रहा है, लेकिन स्वयं हम्म। को मुख्य धारा से जोड़ने में उन्होंने अपने आप को आगे लाने में प्रयास किया। तो उन्होंने कहा कि नहीं यार, अब लोग पैंट शर्ट पहन रहे हैं हम भी पहनेंगे, चश्मा लगा रहे हैं हम भी लगाएंगे, मतलब सीधी सी बात है ना, कॉमन सेंस वाली बात। तो एक जनजाति समुदाय वो था जिसने, कोई होगा जहाँ कभी कोई गया है भारी मतलब भगोरिया मेले में, कोई नहीं गया? यस सर। ठीक है। यस सर, हम गए बहुत हैं। मॉडर्नाइज हो गया भगोरिया। वो एक गाना सुनिएगा, एक गाना है ओ झुमरू। हाँ ब्रो। ठीक है, मतलब हाँ। वो ओ झुमरू ताड़ी पी के वो, अब मुझे वो मतलब पूरा गाना तो याद नहीं आ रहा, बट वो मतलब इंटरनेट पर जाओगे तो वो गाना आपको मिल जाएगा। तो उसमें वो भगोरिया से ही जुड़ा हुआ गाना है हमारे यहाँ। उसके अंदर आप कहीं देखोगे, उसके अंदर आप ओ झुमरू के आगे लिख दीजिए भगोरिया हाट, तो वो कोई एक आध आपको इंटरनेट पे अच्छा जो है वो वीडियो मिल जाएगा। तो अभी हमारे सामने ये पैटर्न आया कि जो ट्राइब्स है हमारी, वो दो कैटेगरीज में डिवाइड हो। एक वो जो आज भी मुख्य धारा में शामिल नहीं हुई, उनको मुख्य धारा में शामिल करना पहला प्राथमिकता, सरकार की पहली प्राथमिकता जो है वो उनको मुख्य। दूसरा कि जो शामिल हो गई, इसीलिए अगर हम यहां पर ध्यान से देखें कि अगर हम मध्य प्रदेश के अंदर मुख्य धारा में जो शामिल नहीं हो पा रही, जिनको हमको विशेष रूप से, जो आज भी कृषि के पूर्व स्तर की तकनीकें यानी प्री एग्रीकल्चर लेवल की टेक्नोलॉजी, जैसे आज भी अगर शिफ्टिंग कल्टीवेशन का यूज किया जा रहा है, जिसको हम जो है अगर कहा जाए स्लैश एंड बर्न फार्मिंग भी बोलते हैं, एक वर्ड और आता है उसका, करतल एंड दहन कृषि, झूमिंग भी बोलते हैं, शिफ्टिंग कल्टीवेशन भी बोलते हैं, दाहिया भी बोलते हैं, पोंडू भी बोलते हैं, बेबार भी बोलते हैं। ये बहुत सारे नाम है जो अभी हम अलग अलग जनजातियों के हिसाब से पढ़ेंगे। आज भी अगर वही तकनीकों का यूज किया जा रहा है, लो लिटरेसी लेवल है, ठीक है, यानी कि जो लिटरेसी है, साक्षरता दर है, वो बहुत कम है। आर्थिक रूप से संसाधन बहुत कम है, इकोनॉमिकल बैकवर्डनेस बहुत कम ज्यादा है। और लगातार कुछ चुनौतियों के कारण, स्वास्थ्य संबंधी चुनौती, अन्य चुनौतियों के कारण उनकी आबादी कम हो रही। जैसे बैरियर एल्बिन ने जब बेगा ट्राइब के ऊपर दी बेगा नाम की बुक लिखी थी, तो उन्होंने ये बताया भी था कि भाई जो ट्यूबरकोलोसिस नाम की बीमारी है, जिसको हम टीबी बोलते हैं, वो बेगा ट्राइब में देखी जा रही है। तो आज भी सरकार बहुत प्रयास करे। जैसे हम कॉमन सेंस की बात करें ना, जनजातीय समुदाय में हमको क्या दिखता है, सिकल सेल एनीमिया के ज्यादातर केस दिखते हैं कि नहीं दिखते हैं? दिखते यस सर। दिखते हाँ। हैं। तो वो ये चार जो ग्राउंड है, इन चार ग्राउंड, मतलब आपको अगर कोई ट्राइब मध्य प्रदेश की समझ पड़ती है, यूं तो सबको रटा होता है कि बेगा, भारिया, सहारिया, तीन जनजातियां बिछड़ी जो अगर कहा जाए कि मतलब जनजातियां हमारे हैं। लेकिन एक कॉमन सेंस वाली बात है कि जो हमको ये पता होना चाहिए कि क्यों कैसे काम हुआ। तो टेक्निकली आज भारत के अंदर ऐसी जनजातियां जो मुख्य धारा में नहीं, ऐसी कुल जनजातियों की संख्या कितनी है? कितनी है? 75। 75। 75। इन 75 जो है अगर कहा जाए जनजातियों में, 75 जिनको टेक्निकल लैंग्वेज में हम क्या बोलते हैं, पीवी, टीजीज। ठीक टीजर। है, यहाँ पर अगर कहा जाए, और उसके ग्राउंड कितने हैं? एक ग्राउंड, दो ग्राउंड, तीन ग्राउंड चार। और चार ग्राउंड, है ना। इन चार ग्राउंड को वो देख रहे हैं। उन 75 में से तीन जो है वो हमारे पास है। सरकार का ध्येय हमेशा रहा है कि इन जनजातियों को मुख्य धारा में लाने के लिए प्रयास किया जाए, कैसे ना कैसे करके जो है वो। आज भारत के 18 राज्यों में ये जनजातियां निवास करती है, 18 जो अगर कहा जाए राज्यों के अंदर, तो मतलब एक बड़ा जो है। इसीलिए आपको याद होगा कि पिछले 4-5 सालों में अगर आप भारत सरकार का, अगर जनजातियों के लिए सबसे बड़ा जो अगर कहा जाए मिशन देखोगे, सबसे बड़ा, तो उसका नाम ही है पीएम जनमन। सबसे बड़ा, उससे बड़ा कुछ काम नहीं किया। बाकी धरती आबा और अन्य तो चल रहे हैं। बस एक मिनट। लेकिन पीएम जनमन से बड़ा कोई काम जो है वो है नहीं।
15 नवंबर, अभी नया ही नया है, 15 नवंबर 2023 को जनजातीय गौरव दिवस पर पीएम जनमन की शुरुआत हुई। और उसका उद्देश्य था कि जो 75 जनजातियां 18 राज्यों में हैं उनको जोड़ा, 9 मिनिस्ट्रीज के साथ नोडल एजेंसी को आपस में लिंक किया। बहुत सारी मिनिस्ट्रीज हैं ये जनजातीय कार्य मंत्री के मंत्रालय के साथ, और कहा कि इनको मुख्य धारा में लाने के लिए काम कीजिए, स्वास्थ्य की सुविधाओं को बेहतर कीजिए, पेयजल की सुविधाओं को बेहतर कीजिए, शिक्षा को बेहतर, सड़क, दूर संचार, कनेक्टिविटी, आवास, इन सब के लिए आप काम करिए। और आज काम चल रहा है। तो इस प्रकार से हम कह सकते हैं कि आज मध्य प्रदेश के अंदर अगर 3 जनजातियां विशेष पिछड़ी जनजाति, तो उनके लिए फंड बहुत आ रहा है ना। उनके लिए अपन जो अगर कहा जाए, यहाँ पर क्या टाइप करेंगे, पीएम जनमन। तो पीएम जनमन, ये भी प्रश्न आ सकता है कि पीएम जनमन की कहानी क्या है। तो जो है वो आपको दे, प्रधानमंत्री जनजातीय आदिवासी न्याय महाअभियान। आप एग्जैक्ट ये मत लिख लिएगा ड्यूरिंग 2023-24, आप क्या लिखेंगे कि शुरुआत जो है वो 15 नवंबर 2023 को जनजातीय गौरव दिवस के दिन की गई। ठीक है, यहाँ सर, पर जो अगर कहा जाए, हाँ बेटा। जब मध्य प्रदेश में चुनाव होने वाले थे तो पीएम जनमन आई, और जब हाँ, झारखंड में झारखंड चुनाव में होने चुनाव वाले थे होने तो वाले हैं धरती तो आबा आई। धरती आबा, सही बात है। जी जी। वो इसीलिए, और वो जितेंद्र ने एक बार बोला था कि सर वो धरती आवा वाला जो है वो पहले लाया क्योंकि चुनाव घोषित हो गए थे। तो घोषित हो जाते तो पहले ही कर दो, 2 अक्टूबर को कर दो, कि अपना नवंबर का लफड़ा ही ना रहे यहाँ पर, है ना। तुमने ही बोला था, याद करो जितेंद्र। यस सर, जी यस जी जितेंद्र। जी सर जी। अब आप सोचो कि आपके टीचर को भी कितनी चीजें याद रहती हैं कि बच्चे ने क्या बोला है। इसलिए क्लास में तुम लोग बोलते हो तो अच्छा लगता है, बोलने से हमारा हेजिटेशन कम होता है। बोलने से एक और बेनिफिट होता है, बोलने से हमारा नॉलेज ब्रशअप होता है, प्लस वो अनंत काल के लिए सुरक्षित हो जाता है। याद करो, स्कूल के मंच पर कभी तुमने कोई भाषण दिया होगा क्या? आज उस भाषण के कुछ अंश तुम्हें याद नहीं होंगे? सोच के देखो, आज भी तुम्हें उस भाषण के कुछ अंश याद होंगे, कुछ अंश ही जो है वो याद होंगे। तो वो चीज जो अगर कहा आ जाए, आप जब अपने आप को एक्सप्रेस करते हो, तो ये लिखा है 75 PBTG कम्युनिटी, ठीक है, 18 स्टेट्स एंड 1 यूनियन टेरिटरी, यानी हमें समझ पड़ा कि 18 राज्य और एक जो यूनियन टेरिटरी, उसमें जो 75 PBTG कम्युनिटीज ने। ये भी क्वेश्चन आ सकता है कि मध्य प्रदेश, भारत में कितने राज्यों में जो क्या बोलते हैं कि पीवीटीजी जो है वो, या विशेष कृषि जनजातियां जो है वो निवास करती हैं, तो ये है। और जितनी एजेंसीज जोड़ी गई उनके मेन नोडल एजेंसी बनाया गया है जनजातीय कार्य मंत्रालय को, ये खुल गया। तो ये आपको ये बता दूं, है ना, कोई पूछेगा कि ये इसकी जो मेन नोडल एजेंसी है, किस एजेंसी के थ्रू ये सब कुछ जो है वो अगर कहा जाए चल रहा है, तो ये जनजातीय कार्य मंत्रालय के थ्रू ही चल रहा है। ये बाकी और आपको कुछ याद रखने की जरूरत नहीं है यहाँ पर, है ना। तो ये भी हम पढ़ेंगे, सब चीजें पढ़ेंगे, बिल्कुल धीरे धीरे सिस्टमेटिक पढ़ेंगे, कुछ भी छूटना नहीं चाहिए। ये एक अपने को जो है वो याद रखना है। बाकी अब इसमें मिनिस्टर का नाम नहीं आ रहा, नहीं तो मैं आपको मिनिस्टर की फोटो भी दिखा देता, यहीं कहीं होगा, अब ढूंढना पड़ेगा, कहीं नीचे कहीं होगा इसमें। तो वापस चले जाए, यानी अभी हमारे सामने ये आ गया कि उन 4 ग्राउंड्स पे, तो हमारे यहाँ मध्य प्रदेश में उन ग्राउंड्स के ऊपर हमने 3 जनजातियों को लिया। और बाकी जो फिर 40 जनजातियां हमारी हैं, वो जनजातियां जितनी भी बाकी जो 40 जनजातियां हैं, वो धीरे धीरे उनको मुख्य धारा में हम ला चुके हैं। जैसे भील को, कोरकू को, ठीक है, या और जो अगर कहा जाए खेरवार है, अन्य जनजातियां, उनको हम बात सबकी करेंगे। तो सबसे पहले तो हमको ये कि भाई वो जो 15 जनजातियां हैं, 15 3 जनजातियां हैं जो मध्य प्रदेश के 15 जिलों में निवास करती है। अब हमको ये तो साफ समझ पड़ गया कि इन जनजातियों में जैसे सहरिया है, तो सहरिया जो अगर कहा जाए, जैसे श्योपुर, ग्वालियर, शिवपुरी, भिंड, मुरैना, गुना, अशोकनगर, दतिया, इसके आसपास है। बेगा जो अगर कहा जाए, मंडला, बालाघाट। लेकिन सहरिया जनजाति का ज्यादातर सरोकार किससे है? राजस्थान के कल्चर से, ये ध्यान रखिएगा। यानी सहरिया जनजाति के जो लोक देवता, उनके टोटम, उनके गोत्र परंपराओं को हम अगर किसी दूसरे राज्य से जोड़े, जहां पर वो अपने, जैसे हमारे होता है ना कि कुल देवता कहीं आपके होते हैं, एक जगह आप जाते हो साल में। जैसे मेरे कुल देवता जिस गांव में है, वहां हम लोग होली के एक दिन पहले जाते हैं। हर व्यक्ति का अपने कुल देवता के पूजने का समय निर्धारित होता है। किसी के यहाँ दीपावली के पहले पूजते हैं, और किसी के पास जो अगर कहा जाए कोई होली के पहले पूछता है, वो आप अपने मदर फादर से मतलब अगर कहा जाए पूछोगे तो वो बता देंगे।
तो वो एक बुनियादी बात है यहाँ पर, है ना। तो ऐसे ही सहरिया जनजाति की जो लोक परंपराएं, उसको अगर आप ध्यान से जब उसको स्टडी करोगे तो आपको पता चलेगा कि उनकी ज्यादातर जो रूट्स हैं यानी जो जड़ें हैं वो राजस्थान से लगी हुई हैं। ठीक है, तो इसमें कंफ्यूज मत होना है कि इधर जो है वो तुम यूपी में कोई जो है अगर कहा जाए साइड पे चले जाओगे कि वहां पर उनके टोटम गोत्र परंपरा या कुछ होता है, नहीं। इन 15 जिलों में दूसरा हमको दिख रहा है कि मंडला, बालाघाट, डिंडोरी, अनूपपुर, शहडोल, उमरिया, इससे सिद्ध है कि बेगा जनजाति की जो ज्यादातर परंपराएं हैं उनका सरोकार आपको छत्तीसगढ़ से लगे हुए हिस्से में मिलेगा। मतलब वहां पर आपको छत्तीसगढ़ वाला जो क्षेत्र है उसको आप जब स्टडी करोगे तो उसमें आपको मिल जाएगा। और भारिया तो फिर केवल और केवल वो 12 गांव। आप में से कोई छिंदवाड़ा का होगा तो परासिया छिंदवाड़ा का कोई बच्चा होगा तो वो जानता होगा कि हाँ सर वो तामिया में विकासखंड है, तामिया ब्लॉक। उस ब्लॉक में वो 12 गांव हैं। और वो 12 गांव ऊपर से ही दिखाई देते हैं, बिल्कुल छोटे छोटे, जो खिलौने जैसा, बहुत ऊंचाई से तामिया मतलब बहुत गहराई में है। पातालकोट नाम उसी से पड़ा, सतपुड़ा की काफी गहराई वाले क्षेत्र के अंदर है। तो उनकी तो संस्कृति केवल और केवल उस पातालकोट के आसपास, छिंदवाड़ा के आसपास ही मिलेगी। उनके लोक देवता या अन्य चीजें वो सब मिलेंगे। तो इस बहाने मैंने क्यों बोला, जैसे मान के चलो मैं कहूँ कि सहारिया जनजाति का एक मेला सीतावाड़ी में लगता है, थोड़ी देर के लिए सीतावाड़ी में लगता है, तो अपना दिमाग ये तो चलना चाहिए कि सहारिया का मेला लगेगा तो टेक्निकली यूपी में लग नहीं सकता, ठीक है, छत्तीसगढ़ में लग नहीं सकता, महाराष्ट्र में लग नहीं सकता। वो किससे लिंक है, केवल और केवल राजस्थान से। राजस्थान। जो सीतावाड़ी राजस्थान। मेला है वो राजस्थान में ही लगेगा। मतलब अगर आप यहाँ पर ये एक सिंपल ऐसे टाइप कर लो, राजस्थान का सीतावाड़ी मेला, मीरा हो गया मेला के ले लिया, तो ये अगर आपको वहां पर राजस्थान भी ना आए, यहाँ पर केवल इतना आ जाए, तो ये पहली लाइन में उत्तर क्या दे रहा है। राजस्थान का प्रसिद्ध सीतावाड़ी मेला 12 जिले के केलवाड़ा तहसील के पास सीतावाड़ी नामक स्थान पर आयोजित होता है। यह मेला विशेष रूप से सहरिया जनजाति का सबसे बड़ा महत्वपूर्ण मेला है, जिसे उनका लघु कुंभ भी कहा जाता है। ये मेला प्रतिवर्ष ज्येष्ठ अमावस्या मई जून के अवसर पर आयोजित होता है। पौराणिक मान्यताओं के अनुसार यह वह स्थान है जहां भगवान राम द्वारा त्यागे जाने के बाद माता सीता ने निवास किया था और लव कुश को जो है वो जन्म दिया था। सहरिया जनजाति, इससे क्या सिद्ध हुआ कि सहरिया जनजाति का उल्लेख किस ग्रंथ तक में मिल सकता है, किस ग्रंथ तक, रामायण में। रामायण, है ना। रामायण में। तुक्का भी लगाएं तो कैसे जाएं, एग्जाम तो तुक्के की भी बात बोलता है, लेकिन हम जाएं कैसे उस तक अगर कहा जाए तो ये जैसे पत्रिका की न्यूज है, ठीक है, भारत सरकार का कोई ये नेशनल पोर्टल है यहाँ पर, है ना, ये फेस्टिवल्स का कोई पोर्टल है, आदिवासियों का दैनिक भास्कर का पोर्टल है, 7 वर्ष पुराना है ना, आदिवासियों का लघु कुंभ सीतावड़ी मेला 3 से चक्री झूले लगने लगे, तो ये केलवाड़ा में है ना। तो ये मेला अध्यक्ष देश 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 सीतलवाड़ी जो अगर कहा जाए, इसी में जब आप नीचे जाओगे तो कहीं सहरिया जनजाति की भी कहानी जो अगर कहा जाए यहाँ, इसी तरह के तो प्रश्न आते हैं। तो एक होता है कि मैं पूरा पढ़ लूं, नहीं भाई, पूरा तो कोई भी नहीं पढ़ सकता, है ना। कोई भगवान ने हमको इतना इंटेलिजेंट नहीं बनाया कि हम जो है पूरा पूरा तैयार कर ले, लेकिन हम आसपास तो जो है वो जा सकते हैं ना, आसपास जाने का रास्ता तो ढूंढ सकते हैं, वो रास्ता हमारे लिए इंपॉर्टेंट। तो बेगा जनजाति आपको, एक सेकेंड, बेगा जनजाति जैसे दिख रही है कि ये 6 जिले हैं। सहारिया जनजाति आपको दिख रही है कि ये जिले हैं, और भारिया, इन जिलों में ये विशेष पिछड़ी जनजातियां निवास कर रही हैं। चूंकि इसमें कहानी में एक और ट्विस्ट है कि ये जो जनजातियां, इनके लिए हमने अलग से अभिकरण बनाए, अभिकरण या प्राधिकरण जो भी आपको अच्छा लगे, अथॉरिटी क्यों बनाए, ये भी एक बड़ा प्रश्न है। एक्चुअल क्या हुआ, आप इसके पीछे का तर्क समझिएगा, नहीं तो आप इसका उसके नब्ज को नहीं जान पाएंगे। क्या हुआ कि संविधान में एक अनुच्छेद है, अनुच्छेद 275। अगर उस अनुच्छेद को आप ध्यान से देखें, उस अनुच्छेद में एक जगह ये प्रावधान है कि भाई ये जो फंड जाएगा, अगर आप जनजाति कल्याण के लिए खर्च कर रहे हो राज्य, तो हम आपसे कोई शिकायत नहीं करेंगे, करो खर्च। तो प्रश्न है कि जनजाति कल्याण के लिए फंड खर्च कैसे होगा उसको, मतलब आपको तो दे दिया केंद्र ने आर्टिकल 275 के तहत, कौन से पार्ट में होगा आर्टिकल 275, भाग 12। आ रहा, मैंने क्या बताया था कि रटने का तरीका, कि 280 में है फाइनेंस कमीशन, तो उसके आजू बाजू के पूरे आर्टिकल जो है वो पार्ट 12 में होंगे, क्योंकि 12 नंबर का आर्टिकल फाइनेंस सूट, ठीक है, और कॉन्ट्रैक्ट, और अगर कहा जाए संविदा आदि से संबंधित है, प्रॉपर्टी फाइनेंस सूट इनसे जो है। तो अगर हम उस पार्ट 12 को कॉन्स्टिट्यूशन के ध्यान से पढ़ें, उस वो क्यों बनाया गया, एक्चुअल क्या कारण रहा, हमारे यहाँ नहीं दूसरे राज्यों में भी इस तरह की अथॉरिटी काम करे।
उसमें जो लाइन लिखी है वो उसको जस्टिफाई करने के लिए, ये जो वर्ड है पहले इसको आप पढ़ें तो आपको समझ पड़ेगा। ज्यादातर बच्चे क्या रट लेते हैं कि जनजाति अनुदान, नहीं भाई, उसमें जो वर्ड नीचे जो है उसको ध्यान से समझो। उसमें ये लाइन हमारे काम की नहीं कि ऐसी राशि जिसका सांसद विधि द्वारा उपबंध करे उन राज्यों के राजस्व में सहायता अनुदान के लिए प्रत्येक वर्ष भारत की संचित निधि पर भारित होगी, देगी। ठीक है, दे रही, यानी भारत सरकार अपने जो अगर कहा जाए कंसोलिडेटेड फंड से कुछ अमाउंट राज्यों को दे रही है सहायता अनुदान, बिल्कुल सही है। लेकिन यहां पर उन्होंने जो लिखा उसके कारण हमको वो अथॉरिटीज खड़ी करना पड़ी। किसी राज्य के राजस्व में सहायता अनुदान के रूप में भारत की संचित निधि से ऐसी पूंजी और आवर्ती राशियां संदेह की जाएंगी जो उस राज्य में उन विकास स्कीमों पर खर्चों को पूरा करने में समर्थ बनाने के लिए आवश्यक हों, जिन्हें उस राज्य में अनुसूचित जनजातियों के कल्याण की अभिवृद्धि करने या उस राज्य में अनुसूचित क्षेत्रों के प्रशासन स्तर को उस राज्य के शेष क्षेत्रों के साथ जोड़ने में, बड़े बड़े अक्षर में लिखा है यहां पर। अब उसने ये जो लाइन लिखी ना कि उन राज्यों की विकास स्कीमों पर खर्च करेंगे जो जनजाति कल्याण के लिए चल रही हैं, तब तो आप करोगे, कैसे खर्च करोगे? आप कहोगे साहब हमने जो है वो जनजाति विभाग को, कार्य विभाग को पैसा दे दिया, वो खर्च, लेकिन वो करेगा कैसे, किसको देगा, वो पैसा जाएगा किसके थ्रू? और पहले तो सबसे पहले जो आपको क्या करना है यहां पर अगर कहा जाए कि भाई उनको मुख्य धारा में लाना, मुख्य धारा में लाने की जरूरत किसको है? अत्यंत पिछड़ी जनजातियों को, विशेष पिछड़ी जनजाति, इसीलिए वो हमको खड़ा करना पड़ा। तो पूरी आर्टिकल हमारे ग्रैंड फॉर्म द यूनियन सर्टेन स्टेट, ठीक है, रटा हुआ है, बच्चों ने खूब गाइडों से रटा हुआ, लेकिन यहां पर प्रोवाइड देयर शेल बी द पेड आउट द कंसोलिडेटेड फंड ऑफ द इंडिया एज ए ग्रांट इन हैंड टू रेवेन्यू ऑफ द स्टेट सच कैपिटल रिक्वायरिंग द सम ऑफ मैनी जो नेसेसरी एनेबल द स्टेट मीट टू कॉस्ट ऑफ द सच स्कीम of development as may be undertaken by the state with the approval of the government of India for the purpose, यहां से कहानी शुरू होती, for the purpose of promoting the welfare of scheduled tribe in the state, है ना, और राइजिंग द लेवल ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ द शेड्यूल्ड एरिया। इसका मतलब समझ रहे हो? इसका मतलब समझ रहे हो? इसका मतलब है कि कोई बेगा जनजाति का बंदा है, कलेक्टर के पास जाए, कलेक्टर के पास ऐसे ही टाइम नहीं है सबसे मिलने का, तो क्या हमको एक एजेंसी के थ्रू उसकी शिकायत वहां तक नहीं पहुंचाना चाहिए? पहुंचाना चाहिए। अभी 2 दिन जी पुरानी खबर बताता हूं आपको। एक बेगा ट्राइब की बच्ची ने मुख्यमंत्री जी से कहा कि मैं डॉक्टर बनना चाहती हूँ। ठीक है, पढ़िए आप, अभी मिल जाएगा, आप पेपर नहीं पढ़ते हैं इसलिए जी आपको। सर, सीधी जिले का सीधी में मुख्यमंत्री थी। जी ने कहा कि हाँ बेटा करेंगे प्रयास, और मैं आपको लिख के दे रहा हूं कि उसकी नोटशीट बन जाएगी 2 दिन के अंदर, और वो भेजेंगे उसको वहां पर संबंधित जिले को कि वो एक बच्ची ने जो है वो मंच पर ये बोला था, तो उस बच्ची के लिए प्रावधान कीजिए, प्रयास कीजिए नीट की तैयारी के लिए, या जो भी उसकी नीड्स है उसको फुलफिल कीजिए। अगर वो आकांक्षा योजना में आ रही है, आकांक्षा योजना के तहत उसको फंड प्रोवाइड कराइए बच्ची को। सब काम होता है, सब हमको लगता जरूर है, लेकिन जो पैनल आपका होता क्या है, आपको सही रास्ते तक जाने को ढूंढना है। हम ढूंढी गलत रास्ते को रहे हैं, हम ढूंढी गलत रास्ते को रहे हैं। ठीक है, पोहा जलेबी की दुकान पर जाके कह रहे हैं कि भाई एक पिज्जा बना दो, तो घंटे भर खड़े रहोगे तब भी नहीं बनेगा, क्योंकि वो पिज्जा बनाते ही नहीं है। और 1 घंटे के बाद बोलेगा कि आप गलत जगह आ गए। यही एक सबसे बड़ी प्रॉब्लम है कि अवेयरनेस की कमी के कारण चीजें नहीं मिल पा रही सिस्टम में। तो यहाँ अगर आप उसको ये जैसे पढ़ेंगे, ये बेगा समुदाय की बच्ची ने मुख्यमंत्री से कहा डॉक्टर बनने को, हमने सिंपल टाइप किया क्योंकि इंटरनेट एक एल्गोरिथम पर चलता है, और वो अपने आंसर तक अपने को ले जाएगा। मुझे उम्मीद है कि अपन वहां तक पहुंच जाएंगे। ये साहब मुझे डॉक्टर बनना है, सीएम मिले से तड़पते रह कहा जाए, है ना यहाँ पर, तो मुझे दिया, जाने नहीं दिया जा रहा। फिर जो अगर कहा जाए सीएम ने सुनी आदिवासी बिटिया अनामिका बेगा की गुहार, ठीक है, ये दिख रहा है ना, जो अगर कहा जाए ये जो कितना चल रहा है 3 दिन पहले, तो ये लिखा 3 दिन पहले कि सीधी की अनामिका ने कहा पापा के पास पैसे नहीं, विधायक सांसद कलेक्टर ने नहीं सुनी यहाँ पर, है ना, क्योंकि वो चैनल चैनल जो अगर कहा जाए तो फिर सीधे आ गई।
मैं बेगा आदिवासी हूँ, मुझे डॉक्टर बनना है, पापा के पास पैसे नहीं है, विधायक सांसद कलेक्टर भी मदद मांगी लेकिन कहीं से कोई सहारा नहीं मिला। इस छात्रा ने डस 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 पास किए, माता पिता मजदूरी करते हैं, सीएम ने नीट की तैयारी कोचिंग जो अगर कहा जाए यहाँ पर, अब जो अगर कहा जाए उसका वीडियो पहुंचा और उन्होंने तुरंत फरियादी को कार्रवाई की। तुरंत जो अगर कहा जाए, लगा ना कि दुरई विधायक जो अगर कहा जाए बत्ती मांगने के लिए आई थी, डस 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 डस, और फिर जो है वो लिखा होगा। अब नीचे आ गया ना, देखो, कल सीधी प्रवास के दौरान बिटिया अनामिका बेगा ने पढ़ाई के लिए नीट की तैयारी कर रही है, कोचिंग की पढ़ाई जो है संज्ञान में आने के बाद बिटिया के लिए उचित व्यवस्था के निर्देश, मेडिकल कॉलेज और राज्य सरकार की संबंध सहायता दी जाएगी, मुझे डेस डेस डेस। फिर इन्होंने क्या करा होगा, अथॉरिटी को बोला होगा देखो फंड कितना है, नहीं है तो ये फंड लो, इसके लिए प्रावधान करो। फंड तो आ रहा है सरकार, ये तो केंद्र सरकार भी दे रही है फंड ये सब चीजों के लिए, आपको तो खर्च करना है, हम खर्च ही नहीं कर पा रहे, बदकिस्मती, और उसको गलत जगह खर्च कर रहे हो। तो आप कल को अवेयर अधिकारी बन के जाओगे तो ये सब भी काम करोगे। तो इस 275 की आत्मा को कैसे और फुलफिल किया जाए, इसलिए हमने 3 अथॉरिटीज खड़ी करी। बेगा ट्राइब के लिए अथॉरिटी खड़ी करी जिसका हेडक्वार्टर मंडला में है, बालाघाट में है, डिंडोरी में है, अनूपपुर में है, शहडोल में है, उमरिया में। वो बच्ची जो है वो अगर कहा जाए संभवतः कहाँ संपर्क कर सकती है, शहडोल संपर्क कर सकती है, उमरिया संपर्क कर सकती है। ठीक है। पदा कौन कौन से जिले आ रहे हैं, तो जिले ही आ रहे हैं। सहारिया जनजाति के प्राधिकरण कहाँ कहाँ से ऑपरेट हो रहे हैं, शिवपुरी, गुना, ग्वालियर, श्योपुर, कला। कहाँ कहाँ से जो अगर कहा जाए क्षेत्र आ रहे हैं, शिवपुरी का शिवपुरी, गुना के अंदर अशोकनगर भी आ रहा है, ग्वालियर के अंदर दतिया भी आ रहा है। ये क्वेश्चन गलत होगा आपका, ये क्वेश्चन गलत होगा। वो पूछेगा शिव बेगा, ऐसे प्रश्न क्या पूछेगा ये समझो, सहरिया जनजाति के लिए गठित जो है वो सहरिया प्राधिकरण या सहरिया अभिकरण में कौन सा क्षेत्र नहीं आता, श्योपुर, भिंड, मुरैना, ग्वालियर, ये कह देगा। अब आपने अगर ये ग्वालियर याद रखा है तो गलत ही होगा, क्योंकि वो श्योपुर कला पूछ रहा है, और श्योपुर कला के अंदर श्योपुर आ रहा है, मुरैना आ रहा है, भिंड आ रहा है। ग्वालियर का अलग से जो अगर कहा जाए अथॉरिटी, जो ग्वालियर दतिया को देख रहा है। और भारिया तो मैंने जैसे बताया कि चूंकि पातालकोट के केवल 12 गांव, उन 12 गांव के अंदर है, तो 12 गांव के लिए जो है वो 12 विलेज जो है वो उन्हीं वहीं से जो है वो ऑपरेट होता है, तामिया विकास खंड से ऑपरेट होता है। और इसमें भी हमको छिंदवाड़ा जिले को लेना नहीं है, क्योंकि समस्या जो है वो पातालकोट वाले सबसे पहले कहाँ जाएंगे, वो तामिया जाएंगे। आप में से कोई छिंदवाड़ा परासिया का होगा तो उसको मालूम है कि कोई कहता है कि पातालकोट घूमने जाना तो तामिया ही जाएगा। और दो टूरिस्ट डेस्टिनेशन है, एक तामिया भी अपने आप में फेमस टूरिस्ट डेस्टिनेशन है, और एक पातालकोट ही। पातालकोट बहुत नीचे है, तामिया उतना नीचे नहीं। कोई गया है कभी, गया होगा ना, नहीं है, ठीक है। वो परासिया से तामिया जाते हैं, वहां पीडब्ल्यूडी का एक रेस्ट हाउस है, उससे एक व्यू है आपको ब्यूटीफुल। सतपुड़ा देखने का। वो जो व्यू आता है वो अद्भुत व्यू है सतपुड़ा से, किसी ने नहीं देखा वो व्यू, कोई नहीं गया इतनी क्लास में से 70-80 लोगों में से अभी। नहीं अच्छा, सर। कोई बात नहीं, और दे जाइएगा कभी। मेरा एक फोटो है मेरी वाइफ के साथ, अभी होगा तो लास्ट में दिखाऊंगा आपको। तो भारिया वहाँ तामिया में है, और छिंदवाड़ा जिले के तामिया विकास खंड के पातालकोट के 12 गांव इसके अंतर्गत आ रहे हैं। ऐसे हमको समझ पड़ा कि हर अथॉरिटी कहीं ऑपरेट कहीं से हो रही है, और उसको एक सर्टेन एरिया मैनेज करना है, और वहाँ की जनजातियों के लिए काम करना है। और उसी के लिए जो है वो हम जो काम कर रहे हैं उसमें मध्य प्रदेश में जो जनजातियां हैं उनमें सहरिया जनजाति की आबादी सबसे ज्यादा है, बेगा की उससे कम है, भारिया की उससे कम है। ओवरऑल पिछड़ी जनजातियों की आबादी ऐसे भी कम है। तो ये जो 11 अभिकरण काम कर रहे हैं, जिनको अपन एजेंसी भी बोल सकते हैं, अथॉरिटी भी बोल सकते हैं, 15 जिलों के अंदर आने वाली इन जनजातियों को मुख्य धारा में जोड़ने के लिए और सरकार के द्वारा संचालित की जाने वाली योजनाओं को इन तक पहुंचाने के लिए, यानी अगर हम केवल 2 योजनाएं उठा ले जिनका सरोकार केवल और केवल, एक सेकंड, किसने क्या बोला, हाँ, जैसे एक बच्चे ने लिखा, लिख सकते हो कि पातालकोट के 12 गांव में कुछ प्रमुख नाम हैं, जड़मा दल, हर्रा कछार, सहरा, पंचगोला, सूखा, भंडार मऊ, ठीक है, घुगवा, कचरिया, दूधी। जो अगर कहा जाए दूधी तो वही नदी के नाम पर है, याद है ना अपन, ये मैं पढ़ाऊंगा आपको वो गांव, लेकिन कहाँ पढ़ेंगे अपन ये गांव, भारिया ट्राइब में, है ना। दूधी याद करो, भारिया ट्राइब पिछली बार पढ़ाई थी, बताया था ना, दूधी नदी के आसपास के क्षेत्र में भारियाओं की यस सर। बसावट है। यस सर। ये आपको नहीं दिख रहा होगा, लेकिन किसी बच्चे ने भेजा, लेकिन जिस बच्चे ने भेजा उससे रिक्वेस्ट है कि अगली बार से जो ओप्पो CH2681 की जगह अपना नाम लिखे, तो हम कम से कम बोल पाए कि देखो हमारे फलाने बच्चे ने ये गांव के नाम लिख के भेजे लाइव क्लास में।
ठीक है, अब ओप्पो क्या बोले कि ओप्पो ने लिख के भेजा, तो ओप्पो भी वो तो अपने को काम ही नहीं आना है ना, तो वो बस अपने को है ना, जिसने भेजे उसको किसने बोले हाँ हूँ कर लो, हाँ सर, ठीक है। अब बोल दिया कि ओप्पो ने भेजे तो बच्चा हाँ हूँ भी नहीं करेगा। तो सहारिया, बेगा, भारिया, तीन जनजातियां हैं, इनको मुख्य उससे जोड़ना है। ये 11 अभिकरण काम कर रहे हैं। इन अभिकरणों को अगर हम टेक्निकली यहाँ पर समझें, तो अगर मुझे कोई दो योजनाएं उठाना हो, तो एक योजना तो मुझे दिख रही है कि पीएम क्या हो गई, जनमन हो गई, है ना, यानी यहाँ पर ये पीएम जनमन योजना, यहाँ पर दूसरी जो योजना हो गई वो कौन सी हो गई, एक और आहार अनुदान आहार योजना। अनुदान। ठीक है, अब याद करो इससे फायदा मिलता है कि नहीं मिलता, क्या ये क्वेश्चन नहीं आया आहार अनुदान वाला, जी यस। सर। यस सर। यहाँ पर अगर कहा जाए, क्या ये क्वेश्चन नहीं आया आहार अनुदान वाला, यानी आहार अनुदान का लाभ किसको मिल रहा है, ये क्वेश्चन भी पूछ लिया, आहार अनुदान का फायदा कितने जिलों को मिल रहा है, ये क्वेश्चन भी मिल गया, पीएम जनमन का फायदा कितने जिलों को मिल रहा है, ये क्वेश्चन भी। आप वनडे एग्जाम्स के पेपर देखोगे, एक चीज को अगर आप सही तरीके से पढ़ रहे हो तो वो आपस में जुड़ते हुए एक लंबा फेस कवर करती है, नहीं तो वो कहानी जो है वो जैसी चल रही वैसी जो है वो उलझती हुई रह जाएगी। ठीक है, ये तो अपना पहला हो गया कि आज हमारे पास, यानी मेन, कल को आप एसडीएम बन के जाते हो तो मैं आपसे रिक्वेस्ट करूंगा कि संवेदनशील बनते हुए जनजातीय समुदायों की समस्याओं को समझें, सुने। अगर मान के चलिए उनके जो गोत्र हैं, देव हैं, वंश परंपराएं हैं, प्राकृतिक चिन्ह हैं, उनकी जो प्राकृतिक बसाहट से जुड़ी हुई चीजें हैं, माइनर फॉरेस्ट प्रोडक्ट है, उसको गलत तरीके से कोई अतिक्रमण कर रहा है, उल्लंघन कर रहा है, तो उसमें उसको सर्वोपरि मानते हुए प्राथमिकता के आधार पर उसको जो है वो देखें, क्योंकि वो लंबे समय से उस क्षेत्र के अंदर रह रहे हैं और उसको अपनी जैसे प्रकृति को वो माँ की तरह मानते हैं। तो कई बार अधिकारी उसको सामान्य समस्या के रूप में देखता है ना, और घटना पर तब पहुंचता है जब तक कि वो घट चुकी होती है। ठीक है, किसी गोत्र परंपरा का कोई तालाब है, कोई तोड़ रहा, आप शिकायत करने गए, तब पहुंचे जब वो खत्म ही कर दी उसने। तो बहुत ही सेंसिटिव बनना पड़ेगा आपको अच्छा अधिकारी बनने के लिए। कल को आप ज्यादातर खासकर वो बच्चे जो इस क्लास में आने वाले समय में नायब तहसीलदार बन जाएंगे, या डिप्टी कलेक्टर यानी एसडीएम बन जाएंगे, या सहायक आयुक्त जनजातीय कार्य विभाग में पदस्थ होंगे, तीनों पद एमपीपीएससी से निकलते हैं। और बाकी जो भी आप बनेंगे असिस्टेंट प्रोफेसर वगैरह जो भी है, तो आप इस बात को समझेंगे। तो ये है। फिर आपको मैंने ये जब वार्षिक प्रतिवेदन पढ़ाया था उसी का मैंने लगाया कि जनजातीय आबादी आपको दिख रहा होगा कि किस जिले में, तो हमको ये बात बहुत अच्छे से समझ पड़ रही है कि ज्यादातर लाल वाला हिस्सा जनजातीय बहुल नहीं है, ज्यादातर हरा हिस्सा, चाहे वो लाइट ग्रीन हो चाहे वो डार्क ग्रीन हो, वो जनजातीय। और इस पूरी कहानी में बुरहानपुर को भी रखा गया है, यानी बुरहानपुर में भी बहुत ज्यादा उससे जुड़ा हुआ नहीं। नीचे हमारी कुछ मेन मेन जनजातियां लिख दी उन्होंने, जो हम अलग से जब अभी रीड करेंगे तो हम समझेंगे। इस प्रकार हमें ये बात तो समझ पड़ी कि मध्य प्रदेश में 43 जनजातियां हैं, लेकिन जनजातीय संस्कृति की जो कहानी है वो किसके आसपास घूमेगी, सहारिया, भील, भिलाला, बरेला, गोंड, कोल, गोंड, भारिया, गोंड, बेगा, इनके आसपास ही घूमेगी। मतलब गोंड जनजाति, बेगा जनजाति, कोरकू जनजाति, ये जितने इसमें जिन जनजातियों का नाम लिखा है, कोई 43 जनजातियों के नाम नहीं लिखे, इसमें क्या लिखा है, यहाँ पर लिखा हुआ प्रधान, यहाँ पर लिखा हुआ है कोरकू, यहाँ पर लिखा हुआ है मोबासी, यहाँ पर लिखा हुआ है गौंड, तो हमको समझ पड़ा कि इन जनजातियों को हमको अच्छे से पढ़ना है। ठीक है, मवासी के बारे में भी हमें अच्छे से पढ़ना है, कोरकू के बारे में भी अच्छे से पढ़ना है, प्रधान के बारे में भी, गोंड के बारे में भी, किस जनजाति के अंदर आएंगी क्या है वो हम पढ़ेंगे। यहाँ लिखा है भील, भिलाला, ठीक है, बरेला, गौंड, तो इनके बारे में, यानी भील भिलाला ये तो एक ही जनजाति से हैं। कुछ जगह भील हैं, कुछ जगह भिलाला हैं, जैसे वो याद करो हिस्ट्री में क्वेश्चन आया था। ठीक है, किस किस भिलाला का नाम आया था, याद करो, देखे तुम्हारा नॉलेज। रघुनाथ रघुनाथ मंडोई, सिंह। रघुनाथ सिंह मंडलोई। तो वो भील नहीं, वो भिलाला जनजाति को रिप्रेजेंट करते थे, भिलाला, है ना। तो ये एक, जैसे यहाँ जितने नाम है ना, भील, भिलाला, ठीक है, बरेला, गोंड, कोरकू, ठीक है, बेगा, ठीक है, यहाँ पर ये इन्हीं जनजातियों को मतलब हम पढ़ेंगे सब। लेकिन जैसे हमारी जो फाइल होगी उसमें हम क्या करेंगे, हम खेरवार जनजाति के बारे में पढ़ेंगे, हम कोल जनजाति के बारे में पढ़ेंगे, हम भारिया जनजाति के बारे में पढ़ेंगे, हम सोर जनजाति के बारे में पढ़ेंगे। इन जनजातियों के बारे में हम जो है वो पढ़ेंगे।
इनके बारे में कहीं ना कहीं हमको जो है पढ़ना है। इस तरह से कुछ बेल्ट्स हैं जो कि अभी हम शुरू करेंगे तो उसमें हम देखेंगे देखेंगे यहाँ पर। फिर उसके जस्ट बाद जो है वो अगर आती है तो मध्य प्रदेश में अनुसूचित जनजातियों की सूची। ठीक है। तो अनुसूचित जनजातियों की सूची में आप सोचो कि मैं 43 जनजातियों को याद कर लूं। ठीक है। तो वो बहुत ज्यादा कठिन है, कोई भी जो अगर कहा जाए 43 जनजातियों को याद नहीं कर सकता। लेकिन आप उन जनजातियों को एक पेयर में जरूर याद कीजिए जिससे लिंक है। जैसे वो पूछ सकता है कि भूमिया का संबंध किससे है, वो पूछ सकता है कि पांडु का संबंध किससे है, वो पूछ सकता है कि भुयार का संबंध किससे है। सभी का संबंध क्या है? भारी। भारिया से। सब। बारी है। जैसे याद करो, मैंने भारिया पढ़ाई थी तो मैंने क्या बताया था कि वहां पर एक घास पाई जाती है, भुयार नाम की घास। उससे भारिया को ये नाम मिला। मैंने ये बताया था कि भार ढोने से भारिया जनजाति को, कई मैंने कहानियां सुनाई थी। बट मैंने ये भी बोला था, याद आया भारिया में, या किसी को तो याद आ गया होगा कि हाँ सर वो एक घास की आपने कहानी सुनाई थी कि उस घास के अस्त्रों का भी प्रयोग किया जाता था, वो घास का उपयोग करते थे। उस घास से भारिया शब्द को ये नाम मिला। तो उसको बोलते थे भर्रू घास। तो उस भर्रू घास से भुयार, वहां से उसके आसपास नहीं है, याद आया? Yes, sir. Yes, sir. यस सर। हाँ सर। भर्रू घास बताई। सर। तो आपको क्या करना है, अगरिया एक ही है। ठीक है। तो अभी अपने को अगरिया के ऊपर तो जो अपन काम कर ही लेंगे, लेकिन अभी हमारा जो मेन उद्देश्य है वो भारिया। तो भारिया से जुड़ी हुई भील, तो जैसे भील, भिलाला, बरेला, पटेलिया। यार हमको समझ पड़ता है इससे कि पटेलिया जनजाति किसकी उपजनजाति है, बरेला किसकी बरेला को बरेला भी लिखते हैं, बारेला भी लिखते हैं, हाँ। दोनों ही सही। ठीक है। भिलाला ये सब भील जनजाति से जुड़े हुए हैं। ठीक है। जगह कहा जाए नीचे चले जाए तो गौड़, तो आपको मालूम होगा गौड़ में। ठीक है। कई क्वेश्चन एग्जाम में जो अगर कहा जाए कि कई बार पूछे जा चुके हैं, कई बार कुछ जो है, जैसे अगर कहा जाए गौड़ तो मेन है, लेकिन जो अगर कहा जाए कि माड़िया के बारे में भी पूछा जा चुका है, कोयला भूतिस के बारे में भी जो है वो पूछा जा चुका है, यहाँ पर कोईतर के बारे में पूछा है। ये सब क्वेश्चन आए हैं कि नहीं आए? याद करो, कोईतर किसको कहते हैं? आया ना आ क्वेश्चन चुके। यस जी। सर। आपको? जैसे कोई पूछे ये क्या करना है, इसको इंग्लिश में भी है, ये मैंने हिंदी इंग्लिश दोनों में, इसमें शायद इंग्लिश, ये इंग्लिश में है। आपको जैसे अगर कहा जाए नागवंशी, ओझा। ठीक है। अब राजगोंड लिखा है तो गोंड ही आ रहा है, लेकिन ओझा का संबंध किससे है? तो अपने को समझ पड़ गया कि गौंड जनजाति से। नागवंशी का किससे संबंधित है? तो गौंड जनजाति। जब नागवंशी याद करो, कोई नर्मदापुरम का होगा तो मालूम है ना, गौंड जनजाति के लोग जो है अगर कहा जाए कि पचमढ़ी में जाते हैं, मेला होता है, सुना कि नहीं सुना? जी सर। यस ठीक सर। है। जी जो सर। अगर कहा जाए मतलब पचमढ़ी में जो अगर कहा जाए गौड़ जनजाति का मेला, अगर आप इंटरनेट पे टाइप करोगे तो मिल भी जाएगा यहाँ पर। तो ये आपका खुद का एक काम है कि आप भले ही पर्जा मत याद करो सौर के बारे में अभी कि उसकी कोई उपजाति, लेकिन ये कम से कम जो जनजातियां हैं यहाँ पर गोंड, गोंड में अगरिया, अब यहाँ पर ऊपर भी अगरिया है, यहाँ भी अगरिया, यानी गोंड को अगर हम देखें तो अगरिया तो एक अलग से जनजाति है जो लोहासुर नाम के देवता की उपासना करते हैं। लेकिन अगर इस आर्टिकल के हिसाब से चला जाए तो अगर यह किसकी उपजाति हो गई? कौन। ये गोंड की। गोंड की। कौन ठीक की? है। यानी अब हमको एक चीज और अच्छी समझ पड़ी कि अगरिया जनजाति की जो प्रैक्टिसेस होंगी, जो प्रैक्टिसेस होंगी वो किसकी तरह होंगी? गौंड कौन। जनजाति की तरह। मतलब जो भी प्रैक्टिसेस होती हैं, जैसे वो कहते हैं ना कि भारिया जनजाति अपने को गौंड का जो अगर कहा जाए भाई मानती, तो भारिया जनजाति की बहुत सारी प्रैक्टिसेस गौंड जनजाति, जैसे मामा बुआ के बीच में विवाह, मामा बुआ के बच्चों में विवाह गौंड जनजाति में होता है ना, दूध लोटावा सुना है? जी। तो Yes, भारिया sir. जनजाति में दूध लोटावा नहीं होता, लेकिन भारिया जनजाति में वैसी ही प्रैक्टिसेस होती है। मामा बुआ में यहाँ पर वहां विवाह हो जाते हैं कि मामा और बुआ के बच्चों के बीच में वहां। लेकिन अगर कहा जाए बाकी जनजातियों में नहीं मिलेगा आपको, जैसे आप सोचोगे बेगा में मिल जाए, नहीं मिलेगा। तो एक इस लिस्ट को पूरा मत करिए, लेकिन वो नाम जरूर सुनिए कि जो कभी सुने। देखो क्या होता है कि कभी सुना है, जैसे जो है वो दड़ामी सुना है, मारिया सुना है, ठीक है, मोगिया सुना है, यहाँ पर अगर कहा जाए यहाँ पर थाटिया सुना है, नागाराची डांस भी होता है, नागाराची, नागवंशी, ओझा, राजगोंड जिनके पास अपनी खुद की जमीनें होती हैं, भी सब पढ़ाऊंगा मैं। ठीक है। धुरगोंड, राजगोंड जमीन वाले बिना गुजा, खिरवार, कोया, कोइतर, खटोला, ये सब आपने देखो क्या होता है, प्रश्न आना और सुना होना। जैसे खटोला सुना है, कोइतर सुना है,
कोया सुना है, खिरवार सुना है, धोबा सुना है। ठीक है, भिम्मा, अब ये आया था कि नहीं क्वेश्चन, शायद भिम्मा भी आया था, मुझे याद है तो शायद बसाहट पूछी थी कहाँ होती है, ये ऐसा यस, जी सर आया था पेंसिल सर। हुआ। यहाँ पर। अब आप खुद देखो ना, एक इतने से आर्टिकल में से 3 क्वेश्चन आए हुए मैंने दे दिया। कोइतर के बारे में पूछा जा चुका है, भिम्मा के बारे में पूछा जा चुका है, आई थिंक भटोला भी कहीं ना कहीं मैंने पढ़ा है कि पूछा जा चुका है किसी एग्जाम में यहाँ पर। नागा रांची के डांस के बारे में भी जो अगर कहा जाए पूछा जा चुका है। आप केवल जनजातियों के नाम अगर पढ़ रहे हो, उससे भी आपके 3 से 4 क्वेश्चन। तो आप कई बार बच्चे सोचता है कि सर हम पूरी 43, अब क्या होता है ना, एक बच्चे का मन होता है कि सर नोट्स दे दो। हाँ भैया ले ले नोट्स। क्या नोट्स में तुम ये कर पाओगे? ठीक है, कभी तुम साल भर बैठ के करोगे तब भी तुमसे जो अगर कहा आ जाए कि ये 46 जनजाति, यानी तीन जो इसमें से हटाएंगे अपन 3 को, ये आप याद नहीं कर सकते। आप में ताकत ही नहीं कि आप 46 के 46 किसी को सुना दो। बहुत कठिन काम। लेकिन आपने अगर नोट्स बना लिया कि यार ये बहुत न्यूज में रहता है, ये उनको याद रख। जैसे पारधी, अब पारधी में हमको जो है वो दिख रहा है कि ये पारधी जनजाति जो है, तो पारधी की मुख्य बसाहट कहाँ कहाँ है, तो हमको दिख रहा है कि यार पारधी को पहले तो उन्होंने हटाया, भोपाल रायसेन सीहोर वाली को तो हटा दिया यहाँ पर, यानी इसको जनजाति समुदाय से ओमिटेड किया अभी। लेकिन पारधी आज भी कहाँ है, तो छिंदवाड़ा, मंडला, डिंडोरी, सिवनी डिस्ट्रिक्ट में भी पारधी हैं। ठीक है, बालाघाट में भी पारधी हैं, बैतूल में भी पारधी, यहाँ पारधी जनजाति आज भी जनजाति में तो चीता पारधी, ठीक है, लंगोली पारधी, लंगोट पारधी भी बोलते हैं। ठीक है, यहाँ पर अगर शिकारी पारधी, बेल पारधी, ये सब पारधी जनजाति से जुड़े हुए वो हैं। तो हमको ये पारधी जन, जैसे कोई पूछे, वैसे तो नाम में ही आ जाएगा शिकारी पारधी, कि हाँ, तो हमारे दिमाग में समझ पड़ा कि हाँ यार पारधी जनजाति छिंदवाड़ा, मंडला, डिंडोरी काफी लंबी बसाहट है। अब अगर हमें इस बेल्ट को यहां से देखें, पारधी की बसाहट को, क्या पेपर सेटर को पूछने की इच्छा होगी कि पारधी जो अगर कहा जाए कि बसाहट कहाँ है, देखो ध्यान से पूछने की इच्छा होगी, क्योंकि इसका क्राइटेरिया क्या है, बहुत सारा है। लेकिन अगर वो पूछेगा कि 2003 में ओमिटेड की गई, ठीक है, यहां पर अगर कहा जाए, ये डिलीटेड नहीं ओमिटेड है ना, गलती से डिलीटेड टाइप हो गया। ठीक है, ओमिटेड जो है वो की गई, जो पारधी है, वो जनजाति कहाँ थी, तो वो सीहोर, भोपाल, रायसेन और सीहोर में जो अगर कहा जाए पाई जाती थी। ये आपको याद रखना है। कई बार क्या होता है, टाइपिंग की मिस्टेक होती है, और अगर आपका अवेयरनेस नहीं है, यहाँ पर क्या लिखा हुआ है, क्या किया गया है इसको, विलोपित। विलोपित। खत्म नहीं किया गया, विलोपित, यानी आने वाले समय में हम पुनः इसको क्या कर सकते हैं, उस सूची का हिस्सा मान सकते बना हैं। सकते हैं। किसी रेफरेंस के लिए इसका प्रयोग कर सकते हैं। तो आपको मालूम होगा कि भारतीय संविधान के अधिकांश आर्टिकल आज तक खत्म नहीं हुए हैं, ज्यादातर आर्टिकल्स आज भी क्या है, विलोपित। विलोपित। भैया आज काम में नहीं आ रहा है तो इसको विलोपित कर दिया। लेकिन जो अगर कहा आ जाए कि ऐसा नहीं कि हटा ही दिया, तो ओमिटेड वर्ड एक आता है। ठीक है, ओमिटेड वर्ड आपको यूज करना है, ना कि डिलीटेड वर्ड यूज करना है। टाइपिंग मिस्टेक होती है, हम करेक्शन करा देंगे उसको। बट दिख जाए तो तुरंत, जैसे तुमको भी दिखे सर ये डिलीटेड लिखा हुआ है, डिलीटेड तो नहीं होना चाहिए सर, ओमिटेड होना चाहिए यहाँ पर। तो ये एक जो है वो, जैसे अभी अपन ये देख रहे हैं ना, ये जो कॉन्स्टिट्यूशन के पार्ट है, इनमें अगर आप किसी आर्ट कहीं किसी जगह पे देखोगे तो वहां पर ओमिटेड वर्ड लिखा होगा, कि डिलीट नहीं किया है, उसको वहां से जो अगर कहा जाए विलोपित किया गया है, बाकी और कुछ नहीं। तो ये एक जो है वो देखो, ये दिख रहा है ना, जैसे क्या लिखा हुआ है, द वर्ड एंड द लेटर स्पेसिफाइड द पार्ट ए एंड पार्ट बी ऑफ द फर्स्ट शेड्यूल ओमिटेड। ओमिटेड आ रहा है लिखा हुआ जी यहाँ पर। तो ओमिटेड जो अगर कहा जाए, यानी यहाँ भी इसी इसमें जो भी 3 नंबर जहां भी होगा, अब ऊपर से नीचे तक ढूंढना पड़ेगा कहाँ 3 नंबर की कहानी। ठीक है, तो वो जो है वो अगर कहा जाए कि ये लोप किया गया, विलोपित, ये लोप कर देना उसको। ठीक है, लोप का एक्चुअल मतलब होता है छुपा देना, अभी मत दिख दिख नहीं रहा, ऊपर पर्दा डाल दिया हमने उसके। कभी भी हम उसका पर्दा क्या कर सकते हैं, कभी भी सर। उठा सकते हैं, है ना, उसको हटाया नहीं है, विलोपित करा है। तो इस तरह से हमारे पास आपसे ये रिक्वेस्ट है कि कम से कम उन जनजातियों को जिनका, जैसे कोरकू, तो आपको मालूम होगा मुआसी आ चुका है क्वेश्चन। ठीक है, यहाँ पर वापची जो है वो क्वेश्चन आ चुका है। यानी अब कोरकू जनजाति से जुड़े तो जो भी नाम है उनको अपन याद कर लें। कीर जनजाति अब तो खैर ओमिटेड हो गई, लेकिन अपने को समझ पड़ा कि कहाँ पाई जाती थी, तो आपको प्रश्नकर्ता ओमिटेड थोड़ी देगा, वो पूछेगा मध्य प्रदेश में कीर जनजाति की बसाहट कहाँ थी, भोपाल, सीहोर, रायसोर, यहाँ पर। इस तरह से जो अगर कहा जाए, आपको क्वेश्चन पंच होते हैं या पूछे जाते हैं, ये याद रखिए।
और एक और चीज मैं आपको बता दूं, जनजातियों के नाम में कंफ्यूज मत होना। देखो 19 नंबर पे क्या लिखा हुआ है, क्या लिखा हुआ है, करकू। कोर अर्क ठीक है, और जो अगर कहा जाए 27 नंबर पे क्या लिखा हुआ है, पोर्क कोर कोरकू। कोरकू। इससे सिद्ध है कि दोनों अलग अलग हैं, दोनों अलग अलग हैं, है ना। कंफ्यूजन यही होता है एग्जाम हॉल में, और कोई कंफ्यूजन नहीं। अगर वो एग्जाम में आ जाता तो लगता है कि वो कोरकू ही है, बस सही मिसप्रिंट हो, उन्होंने हाँ, छापा नहीं गलत उसको। टाइप हो गया, मिसप्रिंट हो। छापने वाले ने मिसप्रिंट कर दिया उसको। ये होता है ना। अभी 1 मिनट और रुको, देखो ये, 1 मिनट है ना। तो हमारी 43 जनजातियों में सबसे ज्यादा उलझन पैदा करने वाली जनजाति, ठीक है, पहली जगह कहा आ जाए, टेक्निकल अगर कहा जाए, भील जनजाति अलग है, जिसका सरोकार किससे है, भिलाला, बरेला, पटेलिया से। और भील मीना जनजाति क्या है, भील मीना अलग। अलग जनजाति है अलग। ना। ये एक अपने को मतलब, नहीं तो तुम कहोगे भील जनजाति की उपजाति क्या है, भिला, इनमें से कौन सी भील जनजाति की उपजाति नहीं है, बिलाला, बरेला, पटेलिया, भील मीना। अच्छा, अगर पढ़ा नहीं तो भील मीना को तो देखोगे नहीं, होगा क्या है, भील मीना लिखा है, भील की जोगी है तो, ठीक है। सही। ये तीन में से कोई चुन लोगे। अच्छा, कई बार क्या होता है ना, दिमाग इतना शिथिल हो जाता और है। बल्कि हंसी और आएगी पेपर बनाने वाले पे कि क्या बनाया है ये। हाँ, और आश्चर्य क्या होता है मालूम है, रटा हुआ है कि भिलाला, बरेला, पटेलिया भील की उपजातियां हैं, रटा हुआ है, लेकिन वहां दिमाग जो है वो बार बार किसको लगाने की बोलेगा, कि नहीं ये भील की उपजाति होगी, भील मीना, वो गलत ही कराएगा। वो बहुत, इसलिए इनको क्या डब्बे में रख लेना चाहिए कि अपन कंफ्यूजन क्रिएट होगा तो ये करेगा, है ना। तो ये एक आपको याद रखना है। फिर इसके बाद गोंड का ये पूरा, यहां पर अगर कहा जाए ये वाला नाम, कारकू अलग याद रखना है, ठीक है, और कोरकू अलग याद रखना है। ठीक है, तीन जनजातियां एक जैसे नाम में मिलती हैं। कारकू एक अलग जनजाति है, कोरकू जिसके अंदर बोपची, मौसी, निहाल, नाहुल, बोंधी, बांदिया आते हैं, ये अलग जनजाति है। ठीक है, कोलम। कोड़ाकू जो अगर कहा जाए एक अलग जनजाति है। तीनों अलग अलग जनजातियां हैं, और जब ये आएंगी तो क्लैश कर देंगी, और दिमाग खराब हो जाएगा कि ये तीन क्या पूछ लिया इसने, ना। तो कोरबा भले ही मत याद करो, ठीक है, छोड़ दो, पर कोड़ाकू एक अलग सेपरेट टाइप है, कोरकू। और इसमें सबसे इंपॉर्टेंट है ये, क्योंकि जो ये नर्मदापुरम, बैतूल से छिंदवाड़ा तक की बेल्ट है, उसमें ये मुआसी, निहाल, ठीक है, बूंदी, बैंदिया, कोरकू, ये कोरकू बसाड़ वाला अच्छा बेल्ट, काफी अच्छी कोरकू की जो है वो इसमें जो अगर आपको मिलेगी। मीना जनजाति अलग है, ऊपर भील मीना जनजाति अलग है। मीना अलग है, भील मीना आज भी है, मीना को ओमिटेटेड किया गया है। भील मीना आज भी है, मीना को विदिशा जिले के सिरोंज सब डिवीजन में भारत सरकार की अधिसूचना द्वारा विलोपित, ये ओमिटेटेड हो। तो ये एक जो है वो याद रखना है कि हाँ, इसको जो है वो ओमिटेटेड जो है वो कर दिया गया। भोपाल, सीहोर और रायसेन के पारधी ओमिटेटेड कर दिए गए, लेकिन अन्य जगह जो पारधी है, जैसे लंगोली पारधी, फांस पारधी, शिकारी पारधी, टाकनकर, टाकिया, ये आज भी जनजातियों में हैं। ठीक है, ये आज भी जनजातियों के अंदर जो है वो हैं। नर्मदापुरम जिले में बाबई, सुहागपुर, पिपरिया, बनखेड़ी तहसील, केसला ब्लॉक, ये जो आप तबाह के आसपास जाओगे पूरा केसला ब्लॉक है वहां पर, या बाकी जो जिले यहाँ पर, ये आपको याद रखना है यहाँ। ठीक है, फिर सोर, स्पेल देखो ध्यान से, सोर और सोर और और सोन, तीनों देखने में एक जैसे दिख रहे हैं, लेकिन स्पेलिंग में अंतर जी है, सर। देखो ध्यान से, है अंतर कि नहीं है। है सर। यस सर। आप पढ़ो ना तो सब लगे एक ही जैसा है। ये सोर, ये सोर, ये सोन, लिखेंगे। सोन का आंसर सॉरी तो है। क्या बेटा, क्या बेटा, नहीं सर, सोर और सो। तीनों अलग अलग नाम है ना, ये सोर लिखा हुआ है, ये, ये कह रही हैं तीनों एक ही है। ना ना, तीनों की स्पेलिंग अलग है बेटा, तीनों अलग एक में अलग है। डॉट। वो सोन है, बिंदु नहीं दिख रहा ऊपर लगा हुआ, तीनों अलग अलग प्रोनाउंसिएशन है। ठीक है, यहाँ पर अगर कहा जाए, ये तो वैसा है कि तुम बंजारा को बाजरा प्रोनाउंस कर लो तो फिर गड़बड़ हो जाएगी, है ना। जो तीनों अलग अलग हैं, और तीनों में जमीन आसमान का अंतर है।
ठीक है, ये याद रखिएगा। जैसे एक सिंपल सी लॉजिक है, मेरा नाम ऐसे लिखा जाता है, ठीक है, वीरेंद्र ऐसे भी लिखा जाता है, वीरेंद्र ऐसे भी लिखा जाता है। आपको मालूम होगा मेरे नाम की स्पेलिंग BEERENDR है। हम्म। ठीक है, क्यों? ये वाला ये नाम चलता है नेपाल और उसके आसपास। हिंदू मैथोलॉजी में ये नाम आता है वीरेंद्र, इसलिए नेपाल के राजा का नाम वीरेंद्र नहीं था, नेपाल के राजा का नाम वीरेंद्र नहीं था, नेपाल के राजा का नाम वीरेंद्र था। आ गया कटा वाला बा बकरी वाला, मालूम है कि नहीं? यानी मैंने अपने ही नाम से तुम्हें चीजें बता दी कि अगर कोई वीरेंद्र वी से लिखता है, वो नेपाल के राजा के नाम वाला, वो मूल जो है वो वीरेंद्र में नहीं आएगा। या नेपाल के राजा वीरेंद्र के बारे में पता है? सबसे आखिरी सबसे महान राजा थे नेपाल के। ठीक है, नेपाल राजतंत्र का नो सर। ये हत्या हुई थी, नेपाल राजतंत्र में लड़के ने गोली बारी से पूरे परिवार को ही खत्म किया था यहाँ पर। यस सर, आपने बताया नेपाल था। के राजा वीरेंद्र, दिखा देता हूँ ना, अंतर दिखा देता हूँ। देखो, इसने तो ऐसे टाइप किया, इसने ऐसे टाइप किया, लेकिन टेक्निकली ये लिखा हुआ गलत है। क्यों? क्योंकि अगर हम जाएं तो ये वीरेंद्र, जैसे यहां भी गलत लिखा, इस तरफ से आती बात। तो टेक्निकली जो अगर कहा जाए कि इसमें कटा हुआ बा आएगा, कटा हुआ बा जो दिख रहा है ना वीरेंद्र यहाँ पर, तो ये जैसे ये आप जब जाओगे ये यहाँ पर, वीरेंद्र वीर विक्रम शाहदेव, यहाँ पर है ना, ये पूरा राजतंत्र ही खत्म हो गया था, मतलब राज्य परिवार। ये अब तक का इतिहास में सबसे ज्यादा कॉन्स्पिरेसी केस है। नेपाल राज परिवार की नरसंहार की कहानी, प्रिंस ने वो एक, मतलब शादी, ये वैसा है, वो पिक्चर देखी तुमने गुप्त पिक्चर, गुप्त? पिता शादी कहीं और कराना चाहते हैं, लड़का कुछ और करना चाहता है, वैसा। हम्म। लड़के ने ही पूरे परिवार को, ठीक है, भरे दरबार में कार्यक्रम में जो अगर कहा जाए गोली से उड़ा दिया, पूरा राजतंत्र का परिवार ही जो है वो यहाँ पर। तो ये लिखा ना कि ये, तो ये आप हर जगह वीरेंद्र देखो, ये मेरे नाम वाला वीरेंद्र है ना, बी से स्पेल शुरू होता है। तो इसीलिए मैंने आपको क्यों ये बताया कि आपको समझ पड़े कि तीनों अलग अलग हैं बेटा। यहाँ पर एक बिंदु से, एक मात्रा से चीजें बदल जाती हैं, है ना। तो ये याद रखिएगा। जैसे उस बच्ची के लिए जिसने पूछा, उसको मैं बता देता हूँ, हिंदी भाषा के अंदर ये संकर है और ये भी संकर है, लेकिन नीचे वाला संकर हाइब्रिड फसलों के लिए लिखा जाता है, ऊपर वाला भगवान के लिए लिखा जाता है। ठीक है, यहाँ पर, ठीक है, ऋषि वाले रा के लिए ये शब्द इस्तेमाल किया जाता है, लेकिन ऋतु में ये वाला वर्ड यूज किया जाता है, रा। इसमें ये वाला वर्ड यूज नहीं किया जाता। किसी लड़के के नाम में वो कहे कि मेरा नाम ऋतु ऐसे लिख दो, तो गलत है, उसका नाम ऐसे प्रोनाउंस ही नहीं होगा। कभी हिंदी ये पढ़ने। पूछते हैं ना सर, वो हिंदी हिंदी विषय जो हाँ सब्जेक्टिव है एमबीबीएस में, हाँ, उसमें आता है। अभी आपको मौका मिले तो हिंदी भी पढ़ा देंगे आपको। तो अभी आपने क्या करा, ये फाइल आपको मिलेगी, आप इसमें से क्या करेंगे? सौर, ठीक है, सौर, सौर, ठीक है, सवर, सावरा, एक ही है। जब एक ही लाइन में आ रहा है, छोड़ दो। ऐसे अपने को ऑलमोस्ट मैंने जो बता दिए, जो मैंने देखा था कि जो क्लैश करेंगे, तो मुझे याद था कि ये वाले क्लैश करेंगे, एग्जाम में कभी पूछा जाएगा तो ये। बाकी तो फिर हम जो है वो पूरा पढ़ेंगे ही पढ़ेंगे टाइप्स को। तो इस तरह से आज हम देखें कि मध्य प्रदेश के अंदर जो जनजातियां हैं, उन जनजातियों में 43 जनजातियों को अलग अलग जगह पर, जिलों को अभी हम अलग अलग जनजातियों के, अब हमको देखना है इसका आखिरी हिस्सा, फिर हम मेन ट्राइब्स पे एंट्री मारेंगे। अब हम देखना है कि जनजातियों के अधिकारों की रक्षा, उनके सामाजिक और आर्थिक विकास के लिए हमने क्या काम किया, यानी राष्ट्रीय स्तर पर का क्या काम किया, मध्य प्रदेश में हमने क्या काम किया, अन्य संवैधानिक प्रावधान हमने क्या किए किन राज्यों में, ये सब मैंने इसमें नीचे एक उसमें अटैच कराया। छोटा सा आर्टिकल है, ज्यादा लंबा आर्टिकल जो है वो नहीं है। तो सबसे पहले हम देखें कि जनजातियों के लिए हमने सबसे बड़ा काम क्या किया। देखो, जब हमारा संविधान बना, तो हमारे संविधान निर्माता इस बात को समझते थे कि जनजातियों को मुख्य धारा में लाना, ठीक है, एक चुनौतीपूर्ण काम है, और इसके लिए हमको अलग से संविधान में कुछ काम करना पड़ेगा। ये काम राजनीतिक रूप से नहीं हो सकता। ठीक है, मतलब हम सोचें कि किसी पॉलिटिकल पर्सनालिटी के हिसाब से ये काम कराया जाए, तो नहीं। इसमें प्रशासनिक दक्षता की आवश्यकता होगी। बहुत सारे काम होते हैं राजनीतिक, बहुत होते हैं प्रशासनिक। तो एक प्रशासनिक दक्षता की आवश्यकता होगी। यही सोचकर हमारे संविधान निर्माताओं ने कॉन्स्टिट्यूशन के आर्टिकल 338 में एक स्पेशल ऑफिसर, आयुक्त वर्ड यूज नहीं किया गया कॉन्स्टिट्यूशन में, ये याद रखना कॉपी के अंदर। बाद में आप उसको कमिश्नर कहने लगे, ये एक अलग बात है।
बट संविधान में कहीं भी आयुक्त शब्द प्रयोग नहीं किया गया, उन्होंने एक स्पेशल ऑफिसर के बारे में जो है वो बात रखी। तो अगर हम जाएं इसी को ओरिजिनल कॉन्स्टिट्यूशन में, ये जो 338 ओरिजिनल आर्टिकल था, ये वाला, इस ओरिजिनल आर्टिकल, ओरिजिनल मतलब जो मूल संविधान का आर्टिकल है, अब तो यहां पर आपको दिख रहा है कि अनुसूचित जातियों के लिए एक आयोग होगा जो राष्ट्रीय अनुसूचित जाति आयोग कहलाएगा। क्यों? क्योंकि यहाँ ऊपर 2 नंबर और 1 नंबर दिख रहा है। इससे सिद्ध है कि संशोधन हुआ और संशोधन के द्वारा ये चीज लाई गई। लेकिन मूल संविधान में अगर हम एक इंटरनेट पर जगह कहा जाए, एक सिंपल कीवर्ड टाइप करें यहां पर, ठीक है, एक सेकेंड, ओरिजिनल इंडिया, ओरिजिनल इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन आर्टिकल 338, हमने ओरिजिनल कॉन्स्टिट्यूशन पे बात करी। ओरिजिनल यानी जब संविधान को यहां पर अगर कहा जाए, क्या लिखा है? इन द ओरिजिनल 1950 कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया द आर्टिकल 338 was much similar than the multi-layered provision of the today, ठीक है, inserted the commission. It provided the appointment of the single individual known as special officer, एक विशेष अधिकारी के नियुक्ति का उसमें ओरिजिनल जो अगर कहा जाए प्रावधान था, जो आपको 1950 के अंदर जो है वो मिलेगा। तो वहां उसमें जो लिखा था कि देयर शैल बी ए स्पेशल ऑफिसर फॉर द शेड्यूल कास्ट एंड शेड्यूल ट्राइब टू बी अपॉइंटेड बाय द प्रेसिडेंट, यानी जो है वो राष्ट्रपति के द्वारा अनुसूचित जाति और जनजातियों को उनके हितों की रक्षा के लिए, उनको मुख्य धारा में लाने के लिए एक विशेष अधिकारी की नियुक्ति राष्ट्रपति के द्वारा, राज्यपाल नहीं। नहीं तो पता चले कि वो एक आपको गुमराह करने के लिए लिख दे कि संविधान के 338 के तहत मध्य प्रदेश में अनुसूचित जातियों के कल्याण के लिए अधिकारी की नियुक्ति किसके द्वारा किए जाने का प्रावधान था, पता चले राज्यपाल मारे आए, उन्होंने कहा एमपी का है तो राज्यपाल मार दो, नहीं। और उसमें ये साफ था कि इट शैल बी ड्यूटी टू स्पेशल ऑफिसर टू इन्वेस्टिगेट, यानी उसको अन्वेषण करना, ढूंढना है कि क्या हो रहा है, इन्वेस्टिगेट ऑल मैटर रिलेटिंग टू दी सेफ गार्ड। जैसे आज अगर मैं 3 दिन पुरानी खबर पढ़ूं और ये अधिकारी होता तो इसका दायित्व क्या होता, क्या करता, ये इन्वेस्टिगेट करता कि वो बच्ची मुख्यमंत्री के पास गई तो उसकी गुहार क्यों नहीं सुनी गई, क्यों उसको सीएम का दरवाजा खटखटाना पड़ा, आखिर कहाँ कमी है कि उस बच्ची को हम फंड प्रोवाइड नहीं कर पा रहे, उसके एग्जाम को प्रिपेयर नहीं कर पा रहे, हमारे पास इतना फंड आ रहा। अगर ये अब तो खैर ये सब चीजें जो अगर कहा जाए कि एजेंसीज कर रही हैं, बट मैं एग्जाम्पल के लिए समझा रहा हूं कि इन केस अगर 3 दिन पहले तक भी अगर ये स्पेशल ऑफिसर हमारे यहाँ काम कर रहा होता तो क्या करता है? इट शैल बी ड्यूटी टू स्पेशल ऑफिसर टू द इन्वेस्टिगेट ऑल मैटर रिलेटिंग द सेफ गार्ड प्रोविजन provide for the scheduled caste and scheduled tribe under this constitution and report to the president। उन्हें राष्ट्रपति को रिपोर्ट दी। अब राष्ट्रपति को रिपोर्ट दे दी तो राष्ट्रपति तय करेंगे हाँ यार इसके ऊपर काम करना है, राष्ट्रपति जो है बोलेंगे ठीक है, वर्किंग दूस द सेफ गार्ड एंड सच जगह कहा आ जाए इंटरवेल एज द प्रेसिडेंट मे बी, ठीक है, डायरेक्ट और द प्रेसिडेंशियल कॉज एंड सल जो है रिपोर्ट जो पार्लियामेंट। राष्ट्रपति को लगा कि भाई ये इन्वेस्टिगेट किया है इसने, इसने बताया कि आर्टिकल, अभी मैं एक स्टोरी सुना रहा हूँ, ठीक है, आज की परिस्थिति में नहीं है लेकिन आप समझो उसको। ये अधिकारी होता है, ये इन्वेस्टिगेट करके राष्ट्रपति को बताता साहब वो मध्य प्रदेश में अपन ने आर्टिकल 275 के तहत फंड दिया, बच्ची वहां गुहार लगा रही है, फंड मिल नहीं रहा, फंड मिसयूज हो रहा है। ले अच्छा 275 के तहत फंड मिसयूज हो रहा है। राष्ट्रपति जी ने जो है वो एक रिपोर्ट बनवाई और रिपोर्ट पार्लियामेंट के सदन पे रख दी। अब सदन के सत्र में अपोजिशन ने किससे प्रश्न किया, किससे? जनजातीय कार्य मंत्री से, कि भाई ये 275 में फंड जा रहा है, कहां खर्च कर रहे हो, थोड़ा जवाब तो दो, बच्चों को सुविधाएं नहीं मिल पा रही। ये मतलब सब चीजें, अब क्या होता है ना, प्रॉब्लम सबसे बड़ी बदकिस्मती और विडंबना है हमारे देश की कि हमारा पूरा जो सिस्टम है ना वो इतना कोलैप्स हो चुका है, बहुत ही ज्यादा जगह कहा जाए। और उस कोलैप्स, जैसे कहते हैं ना कि बड़ी जो बिल्डिंगें टूट रही हैं उसका खामियाजा छोटी छोटी बिल्डिंगें उठा रही हैं, कोलेटरल डैमेज जिसे कहा जाता है। कोलेटरल डैमेज तो समझते हो, ठीक है, अपने बड़े हित साधनों के साधने के लिए दूसरों के छोटे छोटों के हितों का क्या कर देते हैं हम, हनन कर देते हैं, ये कोलेटरल डैमेज कहलाता है। तो यही कारण है कि संसद में हम कभी राफेल को लेकर तो कभी जो अगर कहा जाए कुछ और मुद्दे को लेकर हो हल्ला कर रहे हैं अपोजिशन और रूलिंग पार्टी,
बेबुनियादी बातों पर। जो ये मूल मुद्दे हैं उन मुद्दों पे बात नहीं हो रही। अगर उन मुद्दों पे बात हो तो वैश्विक मंच तक भी बात जाती है, लोगों तक बात जाती है, तब हम कुछ बेहतर कर पाएंगे। लेकिन होता ही नहीं है कि संसद का, आपको मालूम है कि इस बार का आप जो है वो पढ़ो, आपको खुद समझ पड़ेगा कि कितना दुखद है। 2025 सबसे छोटा शीतकालीन सत्र, ठीक है, अभी सबसे छोटा तो नहीं कह सकते, लेकिन इस बार का शीतकालीन सत्र भी इतना छोटा था कि शर्मिंदगी वाली। केवल 19 दिन में केवल कितनी बैठकें हुई? ठीक है, केवल 15 बैठक, दिख रहा है? 15। मतलब कितना दुखद है यार। क्या बेवकूफी वाली चीजें हम जो है वो कर रहे हैं, है ना। तो ये लिख देखो, आप खुद पढ़ो, ये अभी का है संसद के शीतकालीन सत्र 2025। मालूम है ना, 3 सत्र होते हैं संसद के, 3 सेशन होते हैं। सबसे छोटा सेशन तो, ऐसे भी सबसे छोटा सेशन कौन सा होता है? शीतकालीन। अरे पर इतना शीत छोटा भी नहीं होता है कि तुम 15 दिन में ही खत्म कर दो। तो शीतकालीन सत्र 1 दिसंबर को शुरू हुआ था, ये सत्र 19 दिसंबर को अनिश्चित काल के लिए स्थगित कर दिया गया। अनिश्चित काल के लिए स्थगित मतलब अब तो होने ही नहीं। और इस दौरान 15 बैठकें हुई। सत्र के दौरान लोकसभा में 10 विधेयक पास हुए, 8 विधेयकों को यहाँ पर, और कोई डिस्कशन डिबेट जो है वो नहीं हुआ। एमपी का तो और छोटा था सर, इससे भी वही कह छोटा रहा हूं ना। तो ये जो अपोजिशन है ना, कभी हम ट्रैक्टर लेके चले गए, कभी हम ट्रक लेके चले गए, कभी बुलडोजर। अरे मूल मुद्दों को लेकर जाओ तो जनता का भी भला हो, पर होता नहीं है। अगर कहा जाए राजनीतिक हित में हम जनता का, और वही बोल रहा हूँ ना, जो कोलेटरल डैमेज है वो जनता भोगती है और कुछ नहीं होता जो है। ये सब कुछ हुआ, गॉड नोज अब इसमें क्या क्या है, ये तो हम हमारे अभी काम करना। तो सेम अगर कहा जाए, ये अगर मध्य प्रदेश विधानसभा का सबसे छोटा शीतकालीन सत्र 2025, मतलब सबसे छोटा तो नहीं है, लेकिन मैं इसलिए कीवर्ड टाइप करता हूं कि वो आपको भी लिंक करेगा उससे। तो ये दिख रहा है कि विधानसभा सत्र आज से शुरू, मध्य प्रदेश विधानसभा सत्र में और भी आर्टिकल्स आपको मिलेंगे यहाँ पर। ठीक है, तो ये लिखा ना कि ये 16वीं विधानसभा का 8वां और अब तक का सबसे छोटा सत्र होगा। सत्र का आयोजन सुबह 11 बजे होगा। ये टीवी का जो है वो आयोजन आपको दिख रहा है। ठीक है, ये तो खैर विशेष सत्र है 69 ईयर पूरे होने पर, वो हमारे काम का नहीं। इस प्रकार आपको ये बात कितना सरल भाषा में आपको इससे पता चली। इंटरनेट पर एआई का उपयोग करना अच्छा है, लेकिन उसके उपयोग की गंभीरता को समझना जरूरी है कि वो उसकी नब्ज क्या है, वो क्या कहना चाह रहा है। तो हम उसकी भावना तक गए। लेकिन अपन ने देखा कि वो जो अधिकारी था, तो अधिकारी को राजनेताओं ने कभी भी अधिकारी को अपने ऊपर हावी होने दिया क्या? सोच के देखो, कभी नहीं होने दिया, क्योंकि राजनेता। इसीलिए मजबूरी वश सरकार को उस अधिकारी वाली कहानी को हटाना पड़ा। और 1978 में एक रेजोल्यूशन, उस समय जनता पार्टी की सरकार थी, एक रेजोल्यूशन पास किया। और उसके तहत वो जो मतलब स्पेशल ऑफिसर का प्रोविजन था, उसको हमने एक मल्टी मेंबर कमीशन के रूप में गठित कर दिया कि ये एक आयोग की तरह काम करेगा और उनके हितों के की संरक्षा के लिए जो है वो देखेगा। बाद में जो अगर कहा आ जाए कि हमने 1987 में उसका नाम बदलकर राष्ट्रीय अनुसूचित जाति जनजाति आयोग कर दिया। यानी 1987 में ये बकायदा एक जो है वो नेशनल कमीशन फॉर शेड्यूल कास्ट एंड शेड्यूल ट्राइब नाम से जाना जाने लगा। लेकिन अभी भी इसके पास संवैधानिक ताकत नहीं थी, अभी भी संवैधानिक ताकत नहीं थी, क्योंकि संविधान के तहत नहीं किया गया। वो अधिकारी को उन्होंने बना दिया। अब 90 में 65वां संविधान संशोधन कर इसको हमने कॉन्स्टिट्यूशनल स्टेटस दिया। ठीक है, तो यहां पर अगर आप ये 1 नंबर पे जाओगे, ये 2 नंबर पे अनुसूचित जाति, तो यहां पर आपको जो अगर कहा जाए ये लिखा मिलेगा 2 पे कि संविधान के 65वें संविधान संशोधन अधिनियम 1990 की धारा 2, ठीक है, के द्वारा, बाकी फिर बाद में ऐड हुआ 89, तो वो भी डाल दिया उसने, लेकिन अभी एक हमने इसको जो है अगर कहा जाए कॉन्स्टिट्यूशनल स्टेटस दे दिया। अब कॉन्स्टिट्यूशनल स्टेटस दे दिया, तब हमारे दिमाग में सबसे पहला प्रश्न यही आया कि भाई काम तो करने लगा। कुछ साल तक कहानी ठीक ठाक चलती रही, है ना, लगभग अगर कहा आ जाए कि 10 साल तक तो ठीक ठाक सब चला। 10 साल के दौरान ये बात समझ पड़ी कि अनुसूचित जातियों की समस्याएं अलग हैं, अनुसूचित जनजातियों की समस्याएं अलग हैं। जैसे अनुसूचित जनजातियों की तो अपने देव स्थान, अपनी जगह कहा जाए जंगल की भूमि, ठीक है, माइनर फॉरेस्ट प्रोडक्ट, जंगली क्षेत्रों में कंपनियों के द्वारा अवैध उत्खनन, वहां से जबरदस्ती जनजातियों का को विस्थापित करना,
जनजातीय समुदायों के साथ होने वाली हिंसा और उस हिंसा के कारण नक्सलवाद जैसी समस्याओं का पनपना, ये सब चुनौतियां अनुसूचित जनजाति से जुड़ी थी। वहीं अनुसूचित जातियों की समस्याएं अलग थी। ठीक है, अनुसूचित जातियों की समस्याओं में सबसे पहली जो थी अनटचेबिलिटी। ठीक है, यानी अस्पृश्यता। कई बार आपने देखा होगा कि अस्पृश्यता के केस, संविधान तो अस्पृश्यता को रोक रहा है आर्टिकल खालिस्तान के तहत, आर्टिकल 17 के तहत, 17 में जो अगर का है प्रोविजन ऑफ अनटचेबिलिटी। तो अनुसूचित जाति, जैसे आज कोई कोई व्यक्ति है, वो अनुसूचित जनजाति का है, वो थाने में जाके कहे कि साहब वो जो है मुझे जाति सूचक शब्द कहा, और अनुसूचित जनजाति का है तो वो रिपोर्ट में आएगा ही नहीं। वो कहेगा कि भाई जनजाति के लिए तो जाति सूचक और ये सब चीजें तो चल नहीं रही ना, अनुसूचित जाति के लिए जो अगर कहा जाए हम 1989 के एक्ट के तहत बात करेंगे। तो धीरे धीरे 90 में तो ये चीज उनको समझ नहीं पड़ी कि जो आपने एक मल्टी मेंबर कमीशन बनाया, वो पूरा कमीशन हम पढ़ेंगे, उसमें कितने मेंबर होते हैं क्या होता है वो सब नीचे आएगा यहाँ पर। वो कमीशन बनाया, वो कमीशन जब काम करने लगा तो खिचड़ी बन गई। ठीक है, खिचड़ी इसलिए बन गई क्योंकि ये बिल्कुल वैसा है कि वेज, आप किसी जगह कहा जाए महाराज को, महाराज समझते हो, महाराज क्या काम करते थे पहले? ठीक है, खाना सर वो बनाना। खाना बना खाना बनाना। खाना बना ले को महाराज के। आप किसी महाराज को शादी का ऑर्डर दो और कहो कि साहब वो वेज और नॉन वेज दोनों बनना है, वो इतना कंफ्यूज हो जाएगा कि मतलब एक जगह कैसे बनाऊं। और उसको ये भी कह दिया कि भाई वेज खाने वाले अलग हैं, उसमें कुछ भी जो अगर कहा जाए नॉन वेज का नहीं जाना चाहिए, नॉन वेज वाले में वेज, तो उसको इतनी तकलीफें होंगी बनाने में। क्योंकि पहले वो एक प्रोडक्ट को बनाएगा, उसके बाद पूरा बर्तन साफ करेगा, धोएगा, फिर दूसरा बनाएगा, उसमें टाइम कंज्यूम सब। तो समस्याएं जब किसी समाज में दो अलग अलग लोगों की अलग अलग हों तो उनको एक साथ नहीं जोड़ा जा सकता। इसीलिए जब अटल जी देश के प्रधानमंत्री थे, उस समय यह निर्णय लिया गया कि क्यों ना अनुसूचित जनजातियों के लिए एक आयोग अलग कर दिया जाए। और उसी निर्णय के तहत कॉन्स्टिट्यूशन में अमेंड किया गया 89th। और उस 89th कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट 2003 के तहत संविधान में एक नया आर्टिकल इंसर्ट किया गया 338A। और उसके तहत 19 फरवरी, ये डेट याद रखना, 19 फरवरी 2004 से एक सेपरेट शेड्यूल ट्राइब कमीशन यानी नेशनल कमीशन फॉर शेड्यूल ट्राइब का गठन हुआ, जिसका काम केवल जनजातीय विषयों को देखना। जैसे अभी हाल फिलहाल में अगर हम बात करें तो जो पेसा एक्ट है और उसके तहत जो राज्यों में पेसा रूल है उसको मॉनिटर करता है। ठीक है, जनजातीय अधिकारों को मॉनिटर करता है, वन अधिकार अधिनियम के तहत उसको मॉनिटर करता है, ट्राइफेड जनजातीय प्रोडक्ट को कैसे बेच रही है उसको भी मॉनिटर करता है कि भाई कहाँ बेच रहे हो, कैसे बेच रहे हो। ठीक है, ट्राइब्स इंडिया क्या काम कर रहा है वो भी मॉनिटर, ये सब मॉनिटर करता है जनजातीय कार्य मंत्रालय के साथ, वो देखता है। सुमोटो पावर है उसको, किसी जनजातीय समुदाय के साथ कोई अपराध हो गया वो पूछेगा कि भाई ये क्यों हुआ। अब हमने इसके ऊपर काम करना शुरू किया। अब हमारा यह है कि ये आयोग कैसे है, आयोग के अध्यक्ष की नियुक्ति कैसे होती है, कितनी बार के लिए नियुक्त हो सकते हैं वो। फिर उसके बाद मध्य प्रदेश में हमने क्या कदम उठाया, कब हमने आयोग को अधिसूचित करा, कब उसको असाधारण राजपत्र में प्रकाशित किया। और कॉन्स्टिट्यूशन में कुछ आर्टिकल जो मुश्किल से आधे घंटे के हैं वो हम नेक्स्ट लेक्चर में डिस्कशन करेंगे यहाँ पर। जैसे आर्टिकल 164 के बारे में, 275 के बारे में वो हम पढ़ भी चुके हैं, 330 वो भी हम पढ़ चुके हैं, 332 वो हम देखेंगे कि कैसे सीटों का रिजर्वेशन हो रहा है, क्या हो रहा है यहाँ पर। इन सब के लिए यहाँ पर, और कुछ ऐसे आर्टिकल जो आप पढ़ते नहीं हो, जस्ट लाइक आप अपने आज 10 दोस्त से पूछिए बता 339 में क्या है, वो कहेगा मेरे को नहीं मालूम, क्योंकि 339 कोई पढ़ते ही नहीं। जबकि 339 में साफ है कि अनुसूचित क्षेत्रों के प्रशासन, ठीक है, पर पूरा कंट्रोल कौन देखेगा। मतलब राज्य सरकार तो है लेकिन कहीं कोई बात आ गई तो हीरो कौन बनेगा ऊपर, हीरो कौन बनेगा, केंद्र केंद्र सरकार। केंद्र सरकार। ये छोटी छोटी सी चीजें हम छोड़ देते हैं। जब आप इसमें देखोगे नीचे बड़े अक्षर में लिखा मिलेगा, एग्जाम में यही आजकल आ रहे हैं। यहाँ पर 338A तो पढ़ लिया, पर 339 जो वो छोड़ के चले गए। तो वो कि अनुसूचित क्षेत्रों के प्रशासन और अनुसूचित जनजातियों के कल्याण के बारे में संघ का नियंत्रण, पूरा कंट्रोल सेंट्रल करेगी। वो तय करेगी कि क्या करना है, वो कोई स्कीम ला सकती है, कोई नोडल एजेंसी बना सकती है, ये सब हम कल करेंगे। उसके बाद फिर भारिया ट्राइब पे आ जाएंगे, भारिया, सहरिया, बेगा और इस तरह से यहाँ पर। तो धन्यवाद आप सबको।
कल मुलाकात होगी आपसे। धन्यवाद।